तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में प्रायिकता कहते हैं और इसे हम संभावना या फिर पॉसिबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि इंडिया मैच जीतेगी कि नहीं, इसकी क्या संभावना है, या टॉस करने पर हेड्स आएगा या नहीं, इसकी क्या संभावना है, इसके कितने चांस हैं कि हेड्स आ जाए। अगर एक सिक्का को उछालते हैं तो इसके क्या चांसेस है कि हम टॉस को जीत जाए। इसी तरह अगर आप प्रोबेबिलिटी को समझना चाहते हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या मार्च में बारिश होती है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए आपको पहले तो सर्टेन डाटा चाहिए होगा। आप जानना चाहते हैं कि मार्च में बारिश इस साल होगी या नहीं, तो आपने कुछ डाटा इकट्ठा किया। जैसे कि आप वेदर फोरकास्टिंग देख सकते हैं, ठीक है, कि इस साल बारिश होगी या नहीं। फिर आपने क्या किया, आप अपने बुजुर्गों से पूछ सकते हैं। आपने अपने ग्रैंडफादर से पूछा, दादाजी से, कि क्या पिछले कुछ सालों में या फिर पिछले कई सालों में मार्च में बारिश हुई है या नहीं। तो आप ग्रैंडफादर से अपने पूछ सकते हैं। दूसरे तरीका का आप ये डाटा ले सकते हैं कि आप पिछले कई सालों का डाटा लें और देखें कि मार्च में बारिश हुई है या नहीं। तो डाटा ऑफ प्रीवियस ईयर ले सकते हैं। फिर आप गए और आपने पूछा फार्मर्स से कि पिछले कुछ सालों में बारिश हुई है या नहीं, आपको बारिश से फ़ायदा हुआ है या नुकसान। ठीक है, तो आप फार्मर से भी जाके पूछ सकते हैं। मान लीजिए ये कुछ खास तरीके का डाटा अपने पास है। ठीक है, टोटल 4 डाटा है, तो टोटल आउटकम्स आपके पास है 4। ठीक है, अब मान लीजिए आपने वेदर फोरकास्टिंग देखा और वेदर फोरकास्टिंग में ये दिखाया गया कि हाँ इस साल मार्च में बारिश होने की संभावना है, तो ये आपके फेवर में हो गया, मतलब ये फेवरेबल आउटकम बन गया। ठीक है, फिर आप दादाजी के पास गए, आपने पूछा दादाजी पिछले कई सालों में क्या मार्च में बारिश हुई है, तो उन्होंने कहा नहीं, हमने तो नहीं देखा कि मार्च में बारिश कभी हो रही हो, तो ये आपके फेवर में नहीं है। ठीक है, फिर आपने प्रीवियस ईयर का डाटा उठाया और आपने देखा कि पिछले कई सालों में क्या मार्च में बारिश हुई है या नहीं, तो फिर आपने पाया कि हाँ मार्च में बारिश हो जाती है। फिर फार्मर्स से आपने जाके पूछा, मान लीजिए फार्मर्स ने भी कहा कि हाँ मार्च में बारिश हो जाती है, तो देखिए आपके टोटल आउटकम्स में से 3 आपके फेवर में है, मतलब फेवरेबल आउटकम्स हो गए 3। तो 4 पर 3 की संभावना है कि 4 पर 3 लोगों ने कहा कि हाँ मार्च में बारिश होगी, तो मतलब मार्च में बारिश होने की संभावना काफ़ी बढ़ गई। और ये कितना बढ़ गई, परसेंट में देखें तो 75% चांस है कि इस साल भी मार्च में बारिश हो। आई होप ये छोटे से एक एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। ठीक है, यहीं से बना है प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला, जिसमें होता है कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ये फेवरेबल आउटकम है जितने आप चाह रहे हैं। ठीक है, और नीचे हम लोग लिखते हैं पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, ये टोटल पॉसिबल कितने हैं वो लिखते हैं। तो फेवरेबल अपॉन टोटल भी आप इसे कह सकते हैं, फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। आई होप यहां से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ये होता है। ठीक है, अब आपके पास एग्जांपल है, आपके सामने लिखा हुआ है ABCDEA, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए आने की क्या संभावना है। तो अब देखेंगे हम कि ए के फेवर में कौन कौन है। तो देखिए ये ए ला रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी ए आ रहा है, तो 2 तो फेवरेबल आउटकम आ गए ना। अगर ये 2 में से कोई ए आ जाता तो हम ए आने की संभावना देख सकते हैं, ये इसके फेवर में, लेकिन ये फेवर में नहीं है, तो ये फेवरेबल आउटकम नहीं हुए। ठीक है, तो टोटल आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल आउटकम है 6, तो डिनोमिनेटर में लिखेंगे 6 और ऊपर लिखेंगे फेवरेबल आउटकम, और वो हैं 2।
तो आ जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी 2/6, दैट मीन्स 1/3। तो ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1/3। ठीक है। इसी तरह डी आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो हम लोग न्यूमरेटर में लिखते हैं फेवरेबल आउटकम, जो कि है 1। देखिए हम यहाँ पे डी नहीं लिख रहे हैं, अगर आप ध्यान दें यहाँ पे हम लोग 1 लिख रहे हैं। डी की काउंटिंग, डी की गणना करके लिख रहे हैं। जैसे ए 2 बार आया तो यहाँ पे 2a नहीं लिख देना है, या फिर ए नहीं लिख देना है। यहाँ पे ए कितनी बार आया उसको गिन के उसकी संख्या को लिखना है न्यूमरेटर में। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी हम संख्या लिखते हैं, इसीलिए तो यहाँ पे फॉर्मूले में नंबर ऑफ लिखा हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो डी आया है 1 बार इसलिए 1 लिखा, लेकिन टोटल आउटकम्स की संख्या 6 है इसलिए 6 लिखेंगे, और 1/6 प्रोबेबिलिटी बन जाएगी डी आने की। तो डी आने की संभावना क्या है? जबकि ये लेटर्स दिए हों वो है 1/6। ठीक है। अब अपने पास ये वाला सवाल है, यहाँ पे लिखा हुआ है अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स। इन नंबर्स में से कोई एक नंबर सेलेक्ट किया गया। व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 7? 7 आ जाए, इसकी क्या संभावना है? तो देखिए टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल तो 10 है, तो डिनोमिनेटर में 10 लिखेंगे। अब यहाँ पे बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं कि ऊपर लिख देते हैं 7। ठीक है, वो सोचते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 होगा 7/10, जबकि ये रॉन्ग है। यहाँ पे 7 नहीं लिख देना है, यहाँ पे 7 की गणना करनी है, उसको काउंट करना है, उसकी काउंटिंग को लिखना है। तो हम लोग यहाँ पे काउंटिंग लिखते हैं। ठीक है, काउंटिंग लिखते हैं, और यहाँ पर भी काउंटिंग लिखते हैं, है ना। टोटल 10 आउटकम्स थे ना, तो टोटल तो नीचे लिखेंगे। फेवरेबल कितने आउटकम हैं उनको गिनेंगे, तो 1 2 और 3, तो 3 फेवरेबल आउटकम्स है। तो न्यूमरेटर में 3 लिखेंगे और डिनोमिनेटर में 10, तो 3/10 विल बी द आंसर। तो ये वाला आंसर होगा। ठीक। अब एक कॉइन के 2 पहलू होते हैं, 2 फेसेस होते हैं, एक आता है हेड्स और एक आता है टेल्स। ठीक है, तो एक कॉइन उछालने पे तो सभी को पता है कि हेड्स या टेल्स आएगा। अब क्या होगा जब 2 कॉइन्स को एक साथ उछाला जाए? तो आप समझ सकते हैं कि 2 कॉइन्स को अगर हम एक साथ उछालें, मतलब इफ 2 कॉइन्स वर टॉस्ड 1 टाइम इज इक्वल टू 1 कॉइन वॉज टॉस्ड 2 टाइम्स। इसका क्या मतलब है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालें या एक सिक्के को 2 बार उछालें, बात बराबर है, बात सेम है एग्जैक्टली, क्योंकि आउटपुट मतलब आउटकम्स आपके पास यही 4 आएंगे, चाहे आप 2 सिक्कों को एक बार उछालें या एक सिक्के को 2 बार उछालें। अब ये कैसे? देखिए मान लीजिए आपके पास 2 सिक्के हैं। ठीक है, तो इस सिक्के में भी या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, बस इसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं। और इस सिक्के में भी हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। ठीक, अब मान लीजिए पहले वाले सिक्के का हेड आ गया और दूसरे का भी हेड आ गया, तो हेड्स हेड्स बन जाएगा ये वाला। अगर मान लीजिए पहले का हेड आ गया दूसरे का टेल आ गया, तो बन जाएगा हेड टेल। अगर पहले में टेल आ गया दूसरे में हेड आ गया, तो बन जाएगा टेल हेड। और अगर पहले में टेल आ गया दूसरे में भी टेल आ गया, तो बन जाएगा टेल टेल। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो टोटल आउटकम्स 2 सिक्के उछालने पर कितने आ रहे हैं? 4। ठीक है, और एक सिक्का उछालने पर कितने आ रहे थे? 2। ठीक, अब देखते क्या होगा जब 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए या एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए। तो अपने पास ये 8 आउटकम्स आते हैं। अब ये आते कैसे हैं? देखिए पहला सिक्का उछालना है तो हेड्स आ सकता है या तो टेल्स आ सकता है। दूसरा सिक्का उछालने पर भी हेड या टेल आ सकता है। तीसरा सिक्का उछालने पर हेड या टेल आ सकता है, बस, है ना। हर सिक्के के 2 ही तो पहलू हैं, तो या तो हेड या तो टेल। तो मान लीजिए पहले सिक्के पर हेड आ जाता है। देखिए हम हेड का बताते हैं और टेल का एग्जैक्टली वैसा ही सेम होगा। ठीक है, मान लीजिए पहले पे हेड आता है, दूसरे पे हेड आता है और तीसरे पर भी हेड आता है, तो ये बन जाएगा। ठीक, पहले पे हेड आता है दूसरे पे हेड आता है लेकिन तीसरे पे टेल आ जाता है, तो हेड हेड टेल बनेगा ये वाला। पहले पे हेड आता है लेकिन दूसरे पे मान लीजिए हेड अब ना आए, दूसरे पे टेल आए, ठीक है, फिर टेल के बाद फिर हेड आ जाए, तो हेड टेल हेड बन जाएगा। हेड टेल हेड ये है। मान लीजिए पहले पे हेड दूसरे पे टेल फिर तीसरे पे भी टेल आ जाए, तो हेड टेल टेल ये बनेगा। तो ये हेड की सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे लिखी हुई है जो कि है 4। ठीक है, इसी तरह सेम इस टेल के लिए होगा, टेल हेड हेड, फिर टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड और फिर टेल टेल टेल।
ठीक है। तो ये 4 पॉसिबिलिटी यहाँ बन गई। तो टोटल 4 इसकी, टोटल 4 इसकी, मतलब 3 कॉइन उछालने पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे 8। अब ये एक कॉइन उछालने पर 2 कॉइन उछालने पर 4 टोटल पॉसिबल आउटकम, और 3 कॉइन उछालने पर टोटल पॉसिबल आउटकम 8। ये कैसे बढ़ते जा रहे हैं? ये अब क्या होगा, जब 4 कॉइन उछालें और 5 कॉइन उछालें, तब हम कैसे जानेंगे कि कितने आउटकम्स अपने पास आएंगे? ठीक है। तो ये समझने के लिए ये बहुत इजी है। अगर आप समझे तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है। हम हर बार एक कॉइन बढ़ा रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 होता जा रहा है। मीन्स यहाँ पे भी आप समझे तो ये प्रोसेस और कुछ नहीं है, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है। ठीक है। तो अगर मैं आपको समझाऊं कि अगर हम एक कॉइन उछालते हैं तो कितने आउटकम आते हैं उसमें? 2। तो हमने 2 लिख दिया। ये है आउटकम आने की संख्या, कि कितने आउटकम आते हैं। अब कितने सिक्के लेने हैं वो इसकी पावर में लिखेंगे। ठीक है, पावर में लिख दिया मैंने, मान लीजिए 1, तो 2 की पावर 1 इज 2, ये आउटकम आ गए जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए 2 आउटकम आते हैं हेड और टेल। ठीक है, तो इस ब्रैकेट में लिखा। अब कितने सिक्के हैं वो कहाँ लिखेंगे? इसकी पावर में। मान लीजिए 2 सिक्के ले रहे हैं तो 2 की पावर 2 दैट इज 4, वो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं 4। ये चीज टोटल पॉसिबल आउटकम्स बताने के लिए है। मान लीजिए अब 2 ही आउटकम आने हैं, एक सिक्का उछालने पे कितने आउटकम आते हैं? 2। एक सिक्के से 2 पॉसिबल आउटकम है ना, लेकिन सिक्के अपने पास कितने हैं? 3, तो इसकी पावर में 3 लिख दिया। ये है नंबर ऑफ कॉइन। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, ये है कितने पॉसिबल आउटकम आते हैं एक सिक्के से, और ये लगा है 3 सिक्के हैं अपने पास। ठीक है, तो 2 की पावर 3 दैट मीन्स 8 आउटकम्स। तो ये हो गया। अब क्या आप बता सकते हैं कि 5 सिक्कों को एक साथ उछालें तो आउटकम कितने आएंगे? देखिए, एक सिक्के पे तो सिर्फ 2 आउटकम है, हेड या टेल, तो इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया। 5 सिक्के एक साथ उछाल रहे हैं तो इसकी पावर 5, दैट मीन्स 2 की पावर 5 इज 32, मतलब टोटल 32 आउटकम्स बन सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं डाइस पे। अगर आप एक डाई को रोल कर रहे हैं, देखिए ये डाई इज द सिंगुलर ऑफ डाइस। ठीक है, अगर आप एक डाई को रोल कर रहे हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम सिर्फ 6 बन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। ये आई थिंक ये सबको पता है कि पासे के 6 फेसेस होते हैं, तो 6 ही आउटकम्स आएंगे। तब क्या होगा जब 2 डाइस को हम एक साथ फेंकें? ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये पहला डाइस है और ये दूसरा डाइस है। ठीक है, 2 डाइस फेंक रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे 1 आए, यहाँ पे भी 1 आ जाए, या फिर यहाँ पे 1 आए, यहाँ पे 2 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे 1 आए, यहाँ पे 3 आ जाए, है ना। इसी तरह 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, फिर 1 के साथ 6, 1 के साथ 7 आ सकता है, नहीं, तो 1 के साथ 6 तक आएगा। तो 6 ये लिखे हुए हैं, है ना। इसी तरह जरूरी थोड़ी नहीं है कि पहले पे 1 है, यहाँ पे 2 भी आ सकता है, तो 2 1 2 2 2 3 2 4। इसी तरह ये देखिए यहाँ पे 2 6 तक लिखा हुआ है। इसी तरह टोटल कितने बन जाएंगे? टोटल बन जाएंगे 36 टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे। तो एक डाई को उछालने पर 6 टोटल पॉसिबल आउटकम बन रहे हैं, लेकिन 2 डाई को उछालने पर एक साथ 36 आउटकम्स आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर क्या होगा, हम 3 डाइस उछालें तब बनते हैं 216 टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब ये 216 कहाँ से आया? देखिए बिल्कुल वैसा ही जैसा कॉइन कर रहे थे हम लोग, कॉइन में हम लोगों ने सीखा था, वही डाइस में भी है। अब देखिए हम क्या करेंगे, एक डाइस को रोल करने पर कितने आउटकम्स आते हैं। जैसे कॉइन को रोल कर रहे थे तो 2 आउटकम्स आ रहे थे, हेड या टेल, इसलिए यहाँ पे 2 लिख रहे थे। इस ब्रैकेट में हम वो लिखेंगे कि एक डाई को रोल करने पे कितने आउटकम आ रहे हैं, तो वो तो 6 हैं। ठीक है, लेकिन हम डाइस, नंबर ऑफ डाइस कितने रोल कर रहे हैं वो यहाँ लिखते हैं, तो नंबर ऑफ डाई तो एक ही है, तो आ जाएगा 6 टोटल पॉसिबल आउटकम। ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब एक डाई को रोल करने पे 6 होते हैं, लेकिन डाई अपने पास 2 हैं, तो आ जाएगा 36 आउटकम्स, ये लिखा हुआ है। ठीक है, एक डाइस को रोल करने पे 6 आउटकम, लेकिन डाइस अपने पास टोटल 3, तो नंबर ऑफ डाइस यहाँ पे लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 216। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर अब 4 डाइस को एक साथ रोल करें तब कितने आउटकम आएंगे? तो फिर कुछ नहीं, 6 की पावर 4 आप लिख देंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डाइस अब 4 हो गए हैं, तो ये हो जाएगा 216 इंटू 6। ठीक है, दैट इज 6 1 जा 6 और 9 और 6 2 जा 12, इतने आउटकम्स। ठीक है,
अब क्या होगा जब अपने पास टेट्राहेड्रन डाइस हो, ठीक है। अब टेट्राहेड्रन डाइस क्या होता है? ऐसा डाइस जिसमें 6 फेसेस ना होके 4 फेसेस होते हो, सिर्फ 4। देखिए, एक तो ये फेस हो गया, ठीक है, ये वाला, एक ये फेस हो गया, एक इसके पीछे बैक साइड में और एक इसके नीचे, ये 4 फेसेस हो गए। तो इसमें 4 ही नंबर तो लिख सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, इसके बैक साइड में 3 लिख दिया और इसके बॉटम साइड में 4 लिख दिया। तो इसके 4 फेसेस हैं, मतलब 4 नंबर उसको असाइन कर दिए, ठीक है। तो अब डाइस रोल करेंगे आप, टेट्राहेड्रन डाइस। तो मान लीजिए आप बॉटम में 4 हैं, जो नंबर आ जाए वही फाइनल नंबर है। तो क्या 5 आ सकता है बॉटम में? कभी नहीं आ सकता, क्योंकि 5 है ही नहीं ना इसमें। टोटल आउटकम एक टेट्राहेड्रन डाइस कितना दे रहा है? 4, ठीक है। तो ये 4 टोटल आउटकम्स आएंगे एक टेट्राहेड्रन डाइस फेंकने पर। तब क्या होगा कि जब 2 टेट्राहेड्रन डाइस हो अपने पास, और तब क्या होगा जब 3 टेट्राहेड्रन डाइस हो। ठीक है, तो 2 टेट्राहेड्रन डाइस को एक साथ उछालने पर कितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे? वो होंगे, क्योंकि एक टेट्राहेड्रन डाइस 4 आउटकम दे रहा है और अपने पास टोटल 2 ही टेट्राहेड्रन डाइस है, तो 4 की पावर 2 है ना। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रन डाइस यहां पे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 × 4 दैट इज 16। तो 16 टोटल आउटकम्स बनेंगे। लेकिन 3 टेट्राहेड्रन डाइस में 4 की पावर 3 हो जाएगा, ये दैट मीन्स 64। तो ये 64 हो जाएगा। अब हम आते हैं डेक ऑफ 52 कार्ड्स पे। सभी को पता है कि ताश की गड्डी में 52 कार्ड होते हैं, ठीक है। इसमें 13 क्लब के कार्ड होते हैं, 13 स्पेड होते हैं, 13 डायमंड होते हैं और 13 हार्ट्स होते हैं, ठीक है। क्लब को हिंदी में चिड़ी कहते हैं, स्पेड को हुकुम, डायमंड को ईंट और हार्ट्स को पान, ठीक है। तो इन 52 कार्ड्स में अगर आप ध्यान दें तो क्लब और स्पेड के 13 कार्ड्स ब्लैक कलर के हैं और डायमंड और हार्ट के 13 कार्ड रेड कलर के हैं। तो इन 52 कार्ड्स में आधे कार्ड्स दैट मीन्स 26 कार्ड ब्लैक कार्ड होते हैं और 26 कार्ड रेड कार्ड होते हैं। इन 26 में भी 13 जो कि स्पेड के होते हैं और 13 आधे क्लब के होते हैं। इन रेड में भी 26 के आधे 13 डायमंड के होते हैं और इन 26 रेड में से 13 हार्ट्स के होते हैं। तो हार्ट्स और डायमंड ही रेड होते हैं, ठीक है। ये 13 कार्ड कुछ इस तरीके से हैं जो आपके सामने बने हुए हैं। देखिए, ए से लेके 10 तक ये 10 कार्ड्स हो गए, जिसमें पहला कार्ड 1 का ना हो कि एस का होता है। एस मतलब इक्का, ये इक्के का कार्ड है, ठीक है। अब इसके बाद 3 कार्ड्स आप देख सकते हैं, ये जैक है, जे फॉर जैक, जैक मतलब गुलाम, क्यू फॉर क्वीन मतलब रानी, के फॉर किंग मतलब राजा। ये कार्ड फेस कार्ड कहलाते हैं। तो स्पेड के पास 3 फेस कार्ड हैं, क्लब के पास 3 हैं, डायमंड के पास 3 हैं और हार्ट के पास भी 3 फेस कार्ड हैं। तो टोटल में कितने फेस कार्ड हो गए? 12। तो देयर आर 12 फेस कार्ड्स इन अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 3 कॉइन अगर हम एक साथ उछालते हो, देखिए 3 कॉइन एक साथ उछालें या फिर एक कॉइन को 3 बार उछालें, आउटकम हमेशा यही 8 आएंगे जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। यही आउटकम्स आएंगे। हम लोग देख चुके हैं कि 3 कॉइन उछालने पर 8 आउटकम्स कैसे आते हैं, ठीक है। ये वही चीज है। अब क्या होगा कि ऑल टेल्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि सारे के सारे टेल्स आ जाएं, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे सारे के सारे टेल्स कहाँ आ रहे हैं? सारे के सारे टेल्स तो यहाँ पे आ रहे हैं और कहीं सारे के सारे टेल्स नहीं है, सिर्फ एक जगह पे हैं। तो फेवरेबल आउटकम तो 1 हो गया ना, सिर्फ एक, ये वाला है ना। लेकिन टोटल आउटकम्स अपने पास कितने हैं? टोटल 8 हैं। तो 1/8 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल टेल्स, ठीक है। 3 कॉइन उछाला आपने, 3 कॉइन में आप चाह रहे हैं कि 3 कॉइन कुछ ऐसे जब गिरे तो सब में टेल्स आ जाए, है ना, ऑल टेल्स आ जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1/8 हो गई ना। अब देखिए, नो हेड मतलब एक भी
कहीं भी हेड ना हो, नो हेड, हेड हो ही ना कहीं पे। तो अगर आप ध्यान दें तो कि पहला वाला सवाल ही दूसरा वाला सवाल है, ठीक। ऑल टेल्स कह लीजिए या फिर नो हेड कह लीजिए, बात तो एक ही है। जहां पे नो हेड है मतलब वहां पे कोई हेड नहीं आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है, सारे के सारे टेल्स आ रहे हैं। तो मतलब नो हेड के लिए भी फेवरेबल आउटकम यही तो बनेगा, क्योंकि यहाँ पे भी हेड है, यहाँ पे भी हेड है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं, क्योंकि इनमें हेड आ रहा है। लेकिन सिर्फ यहाँ पर हेड नहीं आ रहा है, इसलिए नो हेड की प्रोबेबिलिटी भी बनी 1/8। 8 क्यों लिख रहे हैं आपको पता चल रहा है, क्योंकि टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। ऊपर लिखते हैं फेवरेबल आउटकम, नीचे लिखते हैं टोटल आउटकम। एग्जैक्टली 1 टेल एंड 2 हेड्स, बिल्कुल एग्जैक्टली एक टेल हो और कितने हेड हो, 2 हेड। अब हम देखेंगे कहाँ पे एक टेल है और 2 हेड है। तो देखिए यहाँ पे एक टेल है, 2 हेड है, ठीक है। एक टेल है और 2 हेड है, और एक टेल है, 2 हेड है। तो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स तो बने 3, तो ऊपर लिखा, लेकिन टोटल पॉसिबल आउटकम्स बने 8, जो कि हम लोगों ने नीचे लिखा, ठीक है। अब लिखा हुआ है एट मोस्ट 1 हेड, एट लीस्ट 1 टेल लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है एट मोस्ट 2 टेल। ये एट मोस्ट एट लीस्ट वाले सवाल जो है ना, बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं। लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक टाइप की बताता हूँ। आपको 2 लाइनें बोलनी होंगी और इस टाइप के सारे सवाल आप कर लेंगे, ठीक है। इसमें अक्सर बच्चे एक आध मिस कर जाते हैं और आंसर गलत आ जाता है उनका। तो एट मोस्ट एट लीस्ट वाले जब भी सवाल आपके पास आए तो आप क्या कर सकते हैं, आपको 2 लाइनें बोलनी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एट मोस्ट 1 हेड, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड, और कम से कम कितने भी मतलब 0 भी होंगे हेड तो कंसीडर करना पड़ेगा आपको। आपको क्या बोलना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड, एट मोस्ट 1 हेड मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड और कम से कम कितने भी, ठीक है। अगर आपने ये बोल लिया, अब आप ये सवाल कर लेंगे। देखिए एट मोस्ट 1 हेड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड हो, तो क्या ये कंसीडर करेंगे आप, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक ही हेड चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 3 है। कम से कम कितने भी हेड, तो क्या 0 हेड, यहाँ पे देखिए 0 हेड है, तो क्या इसको कंसीडर करेंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे, तो ये कंसीडरेशन में आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड, क्या इसको कंसीडर करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड हो, इसको कंसीडर करेंगे, ये नहीं करेंगे, ठीक है। ये करेंगे, ये वाला भी करेंगे और ये वाला नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपके पास फेवरेबल आउटकम्स इसके कितने बने, देखिए एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, टोटल तो 4 बने ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 4/8, दैट मीन्स 1/2, 1/2, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं एटलीस्ट 1 टेल। एटलीस्ट 1 टेल का क्या मतलब है, अब इसमें भी 2 लाइन आपको बोलनी है। एक तो कम से कम एक टेल, और फिर इसी का उल्टा ज्यादा से ज्यादा कितनी भी टेल, ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा एटमोस्ट कितनी टेल्स आ सकती हैं, 3 से ऊपर तो पॉसिबल ही नहीं है आउटकम्स में कि टेल 4 आ जाए या 5 आ जाए, क्योंकि कॉइन ही हम 3 थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 टेल में कम से कम एक टेल और ज्यादा से ज्यादा कितने भी टेल, ठीक है। कम से कम एक टेल आपको कहाँ दिख रहा है, क्या इसमें कम से कम एक टेल दिख रहा है, नहीं, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। क्या यहाँ पे कम से कम एक टेल है और ज्यादा से ज्यादा कितने भी, 3 भी हो सकते हैं, तो इसको कंसीडर करना पड़ेगा। तो कम से कम एक टेल ये होगा। अब यहाँ पे आते हैं, कम से कम एक टेल, ज्यादा से ज्यादा कितने भी, ये भी होगा। कम से कम एक टेल तो हो, ये भी होगा। कम से कम एक टेल हो, ज्यादा से ज्यादा कितने भी, कम से कम एक टेल, ज्यादा से ज्यादा कितने भी, कम से कम एक टेल, ठीक है। तो ये सारे ही देखिए फेवरेबल आउटकम आपके बन गए सिवाय इसके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 7/8। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहां पे लिखा हुआ है एट मोस्ट 2 टेल्स, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल हो, तो कम से कम कितने भी टेल, इवन 0 टेल्स भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। एट मोस्ट 2 टेल्स मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 टेल हो, तो ज्यादा से ज्यादा 2 टेल किस में आ रहा है, कम से कम यहाँ पे देखिए कितने भी टेल हो, तो 0 टेल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा 2 टेल हो, लेकिन 2 से ज्यादा ना हो, तो ये नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, कम से कम कितने भी, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, कम से कम कितने भी टेल हो सकते हैं, तो ये भी, ये भी,
ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड सब हो सकते हैं सिवाय इसके, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 7/8। आई होप समझ में आया होगा आपको, है ना। अब देखते हैं एट मोस्ट 2 हेड्स। एट मोस्ट 2 हेड्स मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हों और कम से कम कितने भी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हों, उससे ऊपर हेड नहीं चाहिए हमें, तो ये तो कंसीडर होगा ही नहीं। कम से कम कितने भी हेड मतलब 0 हेड भी होगा तो चलेगा, तो इसको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, तो यहाँ पे 2 हेड हैं, ये भी कंसीडर। और कम से कम कितने भी मतलब ये सारे ही आपको लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सब हो सकता है सिवाय इसके, तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 7/8। अब यहाँ पे देखिए ये 3 हेड्स वाला आ गया। एट मोस्ट 3 हेड्स मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 हेड हो और कम से कम 0 हेड भी आप कंसीडर करेंगे, तो ये सारे ही नहीं हो गए। अगर आप ध्यान दें कि ज्यादा से ज्यादा 3 हेड हो तो देखिए यहाँ पे है, और कम से कम कितने भी हो सकते हैं, मतलब 2 वाले भी लेना है, 1 वाले भी लेना है और 0 हेड वाले भी लेना है, मतलब ये भी लेना है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 8/8, दैट मीन्स 1। अब ये 1 क्या आ गया, ये सर्टेनिटी को डिनोट करता है कि आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल सर्टेन आ रही है, क्योंकि 3 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 3 हेड तो सब में है। ये तो सर्टेन हो गया है ना कि इन सारे आउटपुट में से 3 हेड्स तो ज्यादा से ज्यादा सभी में है, ये सर्टेन चीज है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1। एट लीस्ट 3 टेल, अब इसका क्या मतलब है कि कम से कम 3 टेल हो, कम से कम 3 टेल हो, और ज्यादा से ज्यादा कितनी भी, लेकिन कम से कम 3 टेल तो हो, उससे कम टेल नहीं। तो कम से कम 3 टेल भी सिर्फ यही कंसीडर होगा ना। अब इससे कम टेल तो वो लेगा नहीं, 2 टेल वाले नहीं चाहिए, 1 टेल वाला नहीं चाहिए, 0 टेल वाला नहीं चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितने भी टेल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 टेल वाला तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा, सिर्फ 1 फेवरेबल आउटकम है, तो 1/8 विल बी द प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एट लीस्ट 1 हेड एंड 1 टेल, मीन्स कि कम से कम 1 हेड एंड लगा हुआ है, एंड के लिए दोनों ही जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। मतलब कम से कम 1 हेड और 1 टेल साथ में आए, 1 हेड और 1 टेल तो होना ही चाहिए आउटकम में, ठीक है। अब इसके ऊपर भी हो सकता है, कम से कम 1 हेड और 1 टेल होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी, मतलब 1 हेड और 1 टेल तो होना ही चाहिए। एक और भी हेड हो गया तो कोई बात नहीं, 1 हेड और 1 टेल होना ही चाहिए, एक और भी टेल हो गया तो कोई बात नहीं। बात समझ में आ रही है। तो मतलब 1 हेड और 1 टेल अब हम लोग ढूंढेंगे किस में आ रहा है, ठीक है। क्या देखिए, अब यहां पे देखते हैं कि 1 हेड और 1 टेल क्या इसमें आ रहा है, नहीं, इसमें हेड ही दिख रहा है लेकिन टेल नहीं दिख रहा है। इसमें क्या 1 हेड 1 टेल आ रहा है, नहीं, 1 हेड 1 टेल तो आ रहा है, लेकिन ये हेड यहाँ बढ़ भी गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 1 हेड और 1 टेल तो आ रहा है ना, एटलीस्ट 1 हेड और 1 टेल, तो ये कंसिडर करेंगे। यहाँ पे 1 हेड 1 टेल आ रहा है, लेकिन ये टेल बढ़ गया, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे आता आ रहा है 1 हेड 1 टेल एटलीस्ट आ रहा है, 1 हेड 1 टेल एटलीस्ट आ रहा है, 1 हेड 1 टेल एटलीस्ट आ रहा है, 1 हेड और 1 टेल एटलीस्ट आ रहा है। तो मतलब कितने इसमें फेवरेबल आउटकम बन गए, 1 2 3 4 5 6, तो ये 8 थे, इसमें से 2 नहीं बने, दैट मीन 6 बने। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 8/6। अब क्या ये कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल होगा। क्या लिखेंगे, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, दैट मीन्स 3/4 विल बी द प्रोबेबिलिटी। अब क्या होगा जब हम एक डाई को फेंकें, मतलब एक पासे को फेंकें, तब कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनको कैसे अटेम्प्ट करना है वो अब हम देखेंगे। एक डाइस फेंकने पे हमें पता है कि टोटल आउटकम्स तो 6 आ सकते हैं, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 और 6, इससे ऊपर कोई आउटकम नहीं आएगा, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3। अब देखिए यहाँ पे और लगा हुआ है और सेकंड क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे एंड लगा हुआ है, तो जाहिर है और एंड में अंतर होता होगा। यहां पे लिखा हुआ है एन इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब और कहता है कि ये जो 2 कंडीशंस हैं इनमें से कोई एक ना एक फुलफिल जरूर होनी चाहिए, लेकिन एंड कहता है कि दोनों ही कंडीशंस को फुलफिल होना जरूरी है। तो यहां पे लिखा हुआ है एन इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3, इसका मतलब है कि एक डाइस फेंकने पे जो संख्या आएगी वो इवन नंबर होनी चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 या मल्टीपल ऑफ 3 हो,
इवन नंबर हो या मल्टीपल ऑफ 3 हो। तो इवन नंबर इसमें क्या है, ये है और ये है, और मल्टीपल ऑफ या फिर मल्टीपल ऑफ 3 हो तो ये भी कंसिडर होगा, और ये तो कंसिडर हो ही चुका है। तो इवन नंबर्स को हम सर्किल करें तो ये है और ये है। 2 4 6 दीज आर इवन नंबर्स, और मल्टीपल ऑफ 3, या तो फिर वो मल्टीपल ऑफ 3 हो, तो मल्टीपल ऑफ 3 लेना है तो 3 और 6 भी लेना पड़ेगा। 6 को हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो टोटल फेवरेबल आउटकम बने 4 और टोटल पॉसिबल आउटकम बने 6। तो ये आ जाएगा 2 2 4 2 3 6। तो 2/3 विल बी द प्रोबेबिलिटी। एन इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। अब आपको समझ में आएगा और एंड में अंतर क्या है। एन इवन नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब है कि वो इवन नंबर होने के साथ साथ मल्टीपल ऑफ 3 भी हो, मतलब दोनों ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। मतलब वो इवन नंबर तो हो और मल्टीपल ऑफ 3 भी हो। अब मल्टीपल ऑफ 3 देखिए कितने हैं, एक तो ये है, ठीक है, और मल्टीपल ऑफ 3 क्या है, ये है। तो दो ही संख्या तो मल्टीपल ऑफ 3 बन रही है, आइदर 3 और 6। लेकिन इवन नंबर, इवन तो ये नहीं बन रही, इवन तो सिर्फ ये बन रही है। तो टोटल फेवरेबल आउटकम तो एक ही हुआ, जो कि ये 6 है। इसकी काउंटिंग को लिखेंगे, ना कि 6 को उठा के लिख देंगे, है ना। अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम है 6, तो प्रोबेबिलिटी बन गई 1/6। अब देखते हैं, यहां लिखा हुआ अ नंबर बिटवीन 3 एंड 6। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो नंबर जो आए वो 3 और 6 के बीच में है। एक डाई रोल करेंगे तो ऊपर जो नंबर आएगा उसकी क्या संभावना है कि वो 3 और 6 के बीच वाला नंबर है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, इसमें समझने वाली बात यह है कि इस 3 और 6 को इंक्लूड करेंगे या नहीं। देखिए बिटवीन का मतलब होता है इसके बीच वाले नंबर्स। तो बीच में तो सिर्फ 2 नंबर है ना, 4 और 5, है ना। तो ये 3 और 6 को इंक्लूड नहीं करते हैं, इनको एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, आपने समझा कि बिटवीन में जो बिटवीन के आगे नंबर्स लिखे होते हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो 3 और 6 के बीच में आने वाले नंबर मतलब कौन से होने चाहिए, या तो 4 या तो 5। मतलब एक डाइस फेंकने पर ऊपर 4 आ जाए या फिर ऊपर 5 आ जाए, तब तो हम इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, या तो 4 आ जाए या तो 5 आ जाए। तो कितने फेवरेबल आउटकम है, 2। तो 2/6 दैट मीन्स 1/3 चांसेस है, 1/3 चांस है, मतलब 33.33% चांस है कि जो ऊपर डाइस के नंबर आ रहा है वो 3 और 6 के बीच वाला नंबर है। अब मोर देन 2 और ग्रेटर देन 2 दोनों एक ही बात है, चाहे मोर देन 2 बोले चाहे ग्रेटर देन 2 बोले। लेकिन ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ये अलग है, ग्रेटर देन और इक्वल टू अलग होता है ग्रेटर देन से। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा मोर देन 2। मोर देन 2 में देखिए अगर अपने पास टोटल आउटकम्स तो ये हैं, ठीक है। मोर देन 2 मतलब 2 से बड़ा, 2 से बड़ा तो खुद नहीं होता है, ये नहीं होता, 2 से बड़ा तो ये हुए। तो टोटल कितने आउटकम हुए, 4। देखिए इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 ऐसे, तो इसकी काउंटिंग लिखते हैं ऊपर, नीचे 6, तो मतलब 2/3 इसकी प्रोबेबिलिटी बन गई। ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। अब देखिए ये ग्रेटर देन 2 था, मोर देन 2 बोलिए या ग्रेटर देन 2 बोलिए, और ग्रेटर देन और इक्वल टू ये अलग है। जैसे इसके सिंबल में भी अलग होता है, जैसे ये सिंबल होता है और ये, है ना। तो ये चीज है ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, मतलब 6 से या तो वो बड़ा हो या बराबर हो। तो इसमें बराबर भी आ जाता है, 6 से बड़ा हो या बराबर हो। तो 6 से बड़ा तो कुछ नहीं है, लेकिन बराबर तो खुद 6 है। तो सिर्फ एक फेवरेबल आउटकम हुआ इसमें, क्योंकि 6 से बड़ा कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पे सिर्फ एक फेवरेबल आउटकम हुआ, टोटल आउटकम है 6, तो 1/6 विल बी द प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे देखते हैं लेस देन और इक्वल टू 5, मतलब 5 से कम या फिर बराबर भी, इक्वल टू लिखा है ना, लेस देन और इक्वल टू 5। तो 5 से लेस देन तो ये सब है, और इक्वल टू 5 मतलब ये 5 खुद का भी इक्वल है। तो टोटल कितने फेवरेबल आउटकम बने, 5। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/6। लेस देन 7, लेस देन 7 मतलब 7 से कम। अब देखिए 7 से कम ये भी है, ये भी है, ये भी, ये सारे ही नंबर 7 से कम है। ठीक है, तो टोटल कितने फेवरेबल आउटकम बन गए, 6। इस बार फेवरेबल आउटकम भी 6 हैं और टोटल आउटकम भी 6 हैं, दैट मीन्स 1। और 1 हमेशा सर्टेनिटी के लिए आता है, सर्टेन इवेंट के लिए आता है, ये हम बता चुके हैं आपको। ठीक है, 1 इसलिए आया क्योंकि निश्चित है कि पासा फेंकने पे हमेशा 7 से कम ही नंबर आएगा। ठीक है, अब क्या प्रोबेबिलिटी होगी
कि गेटिंग अ 7, अब 7 आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? मतलब 7 संख्या या फिर डॉट्स आ जाए, अगर आप एक पासा को फेंकते हैं तो 7 डॉट्स आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो देखिए ये इम्पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि 7 तो आता ही नहीं है पासे में, 7 तो होता ही नहीं है पासे में। या तो 1 आ सकता है, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, 7 तो आ नहीं सकता, क्योंकि 7 है ही नहीं। तो ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है। इम्पॉसिबल इवेंट के लिए यहाँ पे अच्छा फेवरेबल आउटकम को गिने तो कितना आएगा? क्योंकि ग्रेटर देन 7 तो कुछ नहीं है, या फिर क्योंकि गेटिंग 7 तो कुछ नहीं है, इसलिए 0 फेवरेबल आउटकम्स है। अपॉन में 6 लिखा है तो 0 आ गया। मतलब इम्पॉसिबल इवेंट्स का हमेशा आंसर क्या आएगा? 0। इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या आएगी? 0। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट्स इज, कोई निश्चित इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कि वो होके ही रहेगा। अभी हम लोग ने पढ़ा इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। लेकिन क्या होगा? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा इवेंट जो इम्पॉसिबल है उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब बच्चे नॉन एग्जिस्टेंट लगा के आ जाते हैं, जो कि गलत है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी 0। अब हम लोग देखेंगे क्या होता है कि जब 2 डाइस को हम फेंकते हैं। अब देखिए, एक डाइस को 2 बार फेंकें या 2 डाइस को एक साथ फेंका जाए, आउटकम्स हमेशा 36 ही आएंगे। टोटल 36 आउटकम्स आएंगे, जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं ये वाले, ठीक है। चाहे आप 2 डाइस को एक साथ फेंकें, चाहे एक डाइस को 2 बार फेंकें। तब अब हम इन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। 9 एज अ सम आ जाए, 9 एज अ सम समझ रहे हैं? मतलब दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर हैं उनको जोड़कर 9 आए। अब इस सवाल को कैसे करते हैं? देखिए, सबको पता है कि 9 जोड़ के आता है 7 2 से, 8 1 से, 5 4 से, है ना, 6 3 से। लेकिन इसमें इसको करते वक्त लोग एक आध मिस कर जाते हैं आउटकम्स, तो उनका प्रोबेबिलिटी गलत आने लगती है। मैं बताऊंगा इसको आप कैसे सही ढंग से करें कि आप एक भी मिस ना करें आउटकम। तो देखिए, 9 एज अ सम है तो इसका जस्ट हाफ ले लीजिए। 9 का हाफ होता है 4.5। लेकिन दिक्कत यह है कि डाइस को रोल करने पे 4.5 नंबर कभी आता ही नहीं है। तो अब हम 9 को कैसे तोड़ें? 9 को 4 और 5 में तोड़ दीजिए। क्या 4 और 5 को ऐड करने पे 9 आएगा? सम करने पे 9 आएगा? बिल्कुल। अब बस इसको एक बढ़ाते जाइए, इसको एक घटाते जाइए, तो 5 और 4 हो गया। इसको एक और बढ़ा दें तो 6 और 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 और 3 भी तो 9 होता है। क्या इसको बढ़ा के 7 और इसको घटा के 2 लिखूं? 7 और 2 9 होता है, लेकिन यहाँ पे 7 और 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 7 तो कभी आता ही नहीं है ना डाइस को रोल करने पे। तो अब क्या ये 3 हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए? नहीं। देखिए, 4 और 5 को अगर जोड़ के 9 आता है तो इसी का अपोजिट करने पे 5 और 4 को जोड़ के भी तो 9 आएगा। तो इसका तो अपोजिट आपने यहाँ पे कर दिया, लेकिन व्हाट अबाउट दिस? इसका अपोजिट का है तो आपको इसका भी अपोजिट करना पड़ेगा। तो 6 और 3 का अपोजिट क्या होता है? 3 और 6 को भी जोड़ के तो 9 आएगा। और ये अब 4 पॉसिबल आउटकम्स बने। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स बने 4, सॉरी, यहाँ फेवरेबल आउटकम्स 4 बनेंगे और टोटल आउटकम्स तो 36 हैं। तो 4/36 दैट मीन्स 1/9, ठीक। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द सम एज अ प्राइम नंबर। बताओ, अब जब 2 डाइस को रोल कर रहे हैं तो उनके ऊपर जो संख्या आ रही है उनको जोड़कर प्राइम नंबर आना चाहिए। अब उससे पहले आपको समझना है कि प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 और फिर 13। क्या 13 प्राइम नंबर आ सकता है जोड़ के? नहीं, क्योंकि देखिए सबसे लार्जेस्ट नंबर ही 6 है और 6 + 6 को जोड़ के तो 12 ही आता है। तो ये तो कभी आ नहीं सकता। तो सिर्फ इतने ही तो प्राइम नंबर आ सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो मतलब सम क्या क्या है? 2 आ सकते हैं सम, या फिर 3 आ जाए तब भी प्राइम बन जाएगा, 5 आ जाए तब भी सम प्राइम बन जाएगा, 7 आ जाए तब भी सम प्राइम बन जाएगा और 11 आ जाए तब भी सम प्राइम बन जाएगा, क्योंकि यही प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कहाँ पे जोड़ के 2 बन रहा है और कहाँ पे जोड़ के 3 5 7 या फिर 11 बन रहा है। तो देखिए, क्या यहाँ पे जोड़ के सम 2 आ रहा है तो बिल्कुल ये प्राइम बनेगा। क्या यहाँ पे 3 आ रहा है तो ये भी बनेगा, ठीक है। यहाँ पर 4 आ रहा है, ये नहीं, ये 5 हाँ, ये 6 नहीं, ये 7 हाँ। इसी तरह क्या यहाँ पे 3 बन रहा है? बिल्कुल। 4 बन रहा है? नहीं। 5 बन रहा है? हाँ। 6 बन रहा है? नहीं। 7 बन रहा है? हाँ। 8 बन रहा है? नहीं। 4 बन रहा है? नहीं। 5 बन रहा है? 6 बन रहा है?
7 बन रहा है, 8, 9, 5 बन रहा है, और यहाँ पे 6 बन रहा है, यहाँ पे 7, यहाँ 8 भी नहीं, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं, 6 भी नहीं, 7, और यहाँ पे 8 भी नहीं, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं, 11, यहाँ पे 7 बन रहा है, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, और यहाँ पर 10, यहाँ पर 11, और यहाँ पे 12। ठीक है, 12 प्राइम नहीं होता। तो अब अपने पास कितने बन गए टोटल, देखिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4, तो ऊपर में 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो टोटल तो बने 15 ना, तो मतलब फेवरेबल आउटकम्स तो 15 बने ना, लेकिन टोटल आउटकम्स कितने हैं 36, तो 15/36। दैट मीन्स ये कटेगा किसी से, बिल्कुल कटेगा, तो 3 से काट लेते हैं, 3 5 जो 15, और ये कटेंगे तो 12, तो 5/12 विल बी द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अ डबलेट ऑफ प्राइम नंबर। अभी डबलेट क्या होता है, डबलेट मतलब जो डबल नंबर रिपीट हो जाए। अब देखिए रिपीट होने वाले नंबर 6 ही हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, डायगनली देखिए आप। ठीक है, लेकिन हमें डबलेट ये 6 में से चाहिए, लेकिन हमें प्राइम नंबर्स वाले डबलेट चाहिए। अब प्राइम नंबर वाले डबलेट क्या हुए, यही प्राइम नंबर आपको पता है 1 से तो शुरू होता ही नहीं है, तो क्या 1 1 को कंसिडर करेंगे, नहीं करेंगे। क्या 2 2 को कंसिडर करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि 2 प्राइम नंबर होता है। क्या 3 3 को कंसिडर करेंगे, बिल्कुल। क्या 4 4 को करेंगे, नहीं, 4 प्राइम नहीं होता। 5 5 को करेंगे, बिल्कुल 5 प्राइम होता है। 6 6 को करेंगे, नहीं, 6 प्राइम नहीं होता। क्या 7 7 को करेंगे, अरे भाई 7 होता ही नहीं है, आउटपुट ही नहीं आता है, तो 7 7 कहाँ से आ जाएगा। तो 1 2 3 कुल मिला के 3 ही तो फेवरेबल आउटकम्स बने, टोटल आउटकम्स तो अभी भी 36 ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1/12। ठीक है, देखिए टोटल आउटकम 36 ही होंगे, ये 6 नहीं होंगे। आप समझिए 36 आउटकम इसलिए आ रहे हैं टोटल में, क्योंकि हम 2 डाइस को रोल कर रहे हैं। 2 डाइस रोल करने के बाद हम देख रहे हैं कि कितने डबलेट ऑफ प्राइम नंबर आएंगे। इन 36 में से सेलेक्ट करने पे हमें सिर्फ 3 ऐसे डबलेट ऑफ प्राइम नंबर्स मिले, तो इसलिए फेवरेबल आउटकम की जगह 3 लिखा है और टोटल आउटकम की जगह 36 लिखेंगे, ना कि 6। समझ रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं मल्टीपल ऑफ 3 एज अ सम, मतलब या तो 3 एज अ सम लिख देते या तो मल्टीपल ऑफ 3 लिख देते। ये मल्टीपल ऑफ 3 एज अ सम का क्या मतलब है, मतलब वो मल्टीपल हो 3 का मल्टीपल हो और वो सम में आए, मतलब जोड़ के 2 डाइस के जो ऊपर की संख्या है उनको जोड़ के तो मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 3 आपको पता है 3 6 9 12 15, ये मल्टीपल ऑफ 3 होते हैं, होते कि नहीं, लेकिन इसका एज अ सम आना चाहिए, ये नंबर्स एज अ सम आने चाहिए। मतलब जोड़ के या तो 3 बना दे, या तो 6 बना दे, या तो 9 बना दे, या तो 12 बना दे। क्या आप 15 बना सकता है, नहीं, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर ही 6,6 है और 6,6 को जोड़ के 12 ही बन सकता है, 12 के ऊपर नहीं बन सकता, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब हम देखेंगे कहाँ पर जोड़ के 3 बन रहा है, कहाँ पे जोड़ के 6 बन रहा है, कहाँ पे जोड़ के 9 बन रहा है और कहाँ पे जोड़ के 12 बन रहा है, वही फेवरेबल आउटकम्स हमारे होंगे। क्या यहाँ पर 3 बन रहा है जोड़ के, नहीं, तो ये नहीं लेंगे। क्या यहाँ पे बन रहा है, बिल्कुल, ठीक है। क्या यहाँ पे 4 बन रहा है, यहाँ 5 बन रहा है, ये नहीं लेना है। ये 6 बन रहा है, ये लेना है। ये 7 बन रहा है, नहीं लेना। 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ये बन रहा है 9, ये बन रहा है 5, ये 6 7 6 बन रहा है, लेना पड़ेगा 7 8 9, ये कितना बन रहा है 10, ये 6 बन रहा है, ये 7 बन रहा है, ये 8 बन रहा है, ये 9 बन रहा है, ये 10 बन रहा है, ये 11 बन रहा है, ठीक है। और ये 12, ये 7 बन रहा है, सॉरी, ये 8 बन रहा है, ये 9 बन रहा है, ये 10 बन रहा है, ये 11 बन रहा है और सिर्फ यही 12 बन रहा है। ठीक है, ये 11 वाला भी नहीं लेंगे, 10 वाला भी नहीं लेंगे। तो टोटल फेवरेबल आउटकम अपने पास कितने आ गए, देखिए गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल 12 बने, 12/36, दैट मीन्स 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, मतलब 5 किसी भी एक बार ना आए,
ये लेना है, नॉट लगा हुआ है, 5 किसी भी एक बार ना आए लेना है। तो हम लोग निकाल सकते हैं 5 कहीं एक बार भी आ जाए, फिर हम उसको 1 से माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हमें पता है 1 होती है। इसलिए हम लोग देखेंगे कि टोटल प्रोबेबिलिटी अगर 1 है, मतलब प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 आता है ना, तो प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 आता है, तो हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ 5 आ रहा है और उसको 1 से माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो 5 कहीं एक भी बार आ जाए वो हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं भी एक बार आ जाए, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ भी, यहाँ भी, तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, देखिए यहाँ पे 6 हैं, देखिए 6 6 12 ऐसे नहीं लेना है, आप समझिए, ये 2 बार रिपीट हो जाएगा वरना, है ना। तो यहाँ पे लेना 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10 11, तो टोटल तो 11 ही हुआ, है ना। तो 11/36, 11/36 तो प्रोबेबिलिटी हुई 5 आइदर टाइम आ जाने की, लेकिन हमें चाहिए 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम्स, मतलब 5 एक भी बार ना आए। एक भी बार आ जाने की प्रोबेबिलिटी ये है, एक भी बार ना आने की प्रोबेबिलिटी 1 से माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे प्रोबेबिलिटी को तो 1 ही आती है। ठीक है, इसलिए 1 से माइनस कर रहे हैं, तो आएगा 36 माइनस 11/36, दैट मीन्स 6 में से 1 गया 5 और 3 में से 1 गया 2/36, तो 25/36 इसका आंसर आ जाएगा, 25/36। और यहाँ पे लिखा 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, मतलब कम से कम एक बार तो 5 आए, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी बार आ सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार भी आ सकता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग ने अभी यही तो देखिए 5 एक बार आ रहा है सब में, और यहाँ पर 5,5 में 5 2 बार आ रहा है, तो इसको भी कंसिडर करना है। तो सबको जब हमने कंसिडर किया था तो कितने आउटपुट आ रहे थे, 11, तो इसका आंसर आएगा 11/36। ठीक है, अब क्या होगा, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड के पत्तों में से एक पत्ते को अगर निकाला जाए तो क्या संभावना है कि वो 2 ऑफ स्पेड आ जाए। ठीक है, इससे पहले मैं ब्रीफ आपको कर देता हूं कि अपने पास अगर 52 कार्ड्स होते थे, ठीक है, तो उसमें आधे कार्ड्स, दैट मीन्स 26 कार्ड ब्लैक कार्ड होते थे और बाकी के 26 कार्ड रेड कार्ड होते थे। इन 26 में से भी 13 स्पेड्स के होते थे और 13 क्लब के होते थे। फिर इन रेड में से 13 डायमंड के होते थे और ये 13 हार्ट्स के होते थे। ठीक है, ये 13 कैसे होते थे आपको पता है, सबसे पहले इक्का होता था, ठीक है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने होते थे। फिर 3 फेस कार्ड होते थे, एक जे, एक क्यू और एक किंग का के। ठीक है, तो ये 3 फेस कार्ड्स हैं। इसी तरह ये 13 पत्ते इस क्लब के लिए होंगे, फिर डायमंड के लिए होंगे और फिर इधर हार्ट्स के लिए होंगे। तो 13 13 13 13 सबको ऐड करेंगे तो आखिरी में 52 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 ऑफ स्पेड। 52 कार्ड है, उसमें से एक पत्ता निकालेंगे तो उसकी क्या संभावना है कि वो 2 ऑफ स्पेड बन जाए। अब 2 ऑफ स्पेड ढूंढिए कहाँ पे, देखिए यहाँ पे, ये 2 ऑफ स्पेड, स्पेड का 2, स्पेड का 2 एक यूनिक कार्ड है, इस जैसा और कोई कार्ड नहीं। मतलब फेवरेबल आउटकम सिर्फ 1 है, लेकिन टोटल आउटकम कितना हुआ, टोटल तो 52 कार्ड्स में से निकाला जा रहा है ना, डेक में तो 52 कार्ड्स हैं, तो 52 आएगा टोटल आउटकम। तो ये बन गई इसकी प्रोबेबिलिटी 1/52। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट अ 2 ऑफ स्पेड, मतलब स्पेड होने की प्रोबेबिलिटी, वो स्पेड ना हो। अब लिखा हुआ है नॉट अ 2 ऑफ स्पेड, मतलब स्पेड का 2 ना हो, वो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। और हमें पता है जब 2 ऑफ स्पेड निकालनी होगी प्रोबेबिलिटी, तब तो हमने निकाल दी, नॉट अ 2 ऑफ स्पेड निकालनी होगी तो इसको 1 से माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, 1 से ज़्यादा कभी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, और 0 से कम नहीं हो सकती। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 0 के बीच में हो सकती है। और अगर सारी प्रोबेबिलिटीज को हम सम कर देते हैं तो 1 होती है, इसीलिए हम लोग 1 से माइनस करेंगे। नॉट अ 2 ऑफ स्पेड के लिए हमें 1 से माइनस करना पड़ेगा स्पेड होने की प्रोबेबिलिटी को, और 2 ऑफ स्पेड होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है, तो 2 ऑफ स्पेड ना होने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 - 1/52, दैट मीन्स 51/52।
ठीक है। अब लिखा हुआ आइदर रेड और किंग, आइदर रेड और आ गया, और मतलब या तो वो रेड हो या वो किंग हो। अब जो आपने एक पत्ता 52 पत्तों में से निकाला है, उसमें से वो पत्ता या तो रेड हो या किंग हो। अब देखिए, या तो रेड होगा तो इन 26 पत्तों में से होगा, इन 26 लाल वाले कार्ड से होगा, रेड कार्ड से, ठीक है। लेकिन या तो वो किंग भी हो, किंग भी हो सकता है वो। तो देखिए, किंग तो अपने पास 4 है ना, 2 किंग तो इस रेड वाले में आ गए, लेकिन इन 2 बचे किंग का क्या, जो स्पेड का किंग है और क्लब का किंग है, इनका क्या, ये भी तो हो सकता है। मान लीजिए जो आपने 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला, वो क्लब का किंग आ गया, मतलब ब्लैक कार्ड आ गया किंग का, तब आप क्या करेंगे, है तो फिर भी किंग ही ना, तो उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा, या तो ये हो कंडीशन या तो ये हो। ये दोनों ही कंडीशंस को आपको या तो किंग निकले है या तो रेड का निकला है ना। तो हो जाएंगे 26 यहाँ से और 2 कार्ड ये यहाँ से, तो टोटल फेवरेबल आउटकम हो गया 28। आई होप आपको समझ में आ रहा है 28 कहाँ से आया। 26 ये रेड कार्ड और एक ये 27 और एक ये वाला किंग 28, तो टोटल तो फेवरेबल आउटकम हो गया है 28 अपॉन टोटल आउटकम है 52, तो ये लिख दिया। अब लिखा हुआ है, अब देखिए ये क्वेश्चन और क्वेश्चन में अंतर देखिए, यहाँ पे एंड लिखा हुआ है। अब ये कह रहा है रेड कार्ड एंड अ किंग कार्ड, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एंड लग गया तो 2 कार्ड आप निकाल लें। अब देखिए, अभी भी 1 कार्ड ही ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है 1 कार्ड इज ड्रॉन, अभी भी आप एक कार्ड निकाल लें। तो ये 2 अलग अलग कार्ड का नहीं बात कर रहा है, इस सिंगल कार्ड के बारे में बात कर रहा है कि सिंगल कार्ड ही रेड कार्ड होना चाहिए और उसके साथ साथ किंग का कार्ड होना चाहिए, मतलब किंग ऑफ रेड होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है। वही एक कार्ड रेड भी हो और वही एक कार्ड किंग भी हो, तो देखिए वही एक कार्ड रेड भी हो और किंग भी हो, वो कहाँ आएगा, ये यहाँ पे आएगा, नहीं तो यहाँ पे आएगा। सिर्फ 2 ही ऐसे कार्ड हैं जो कि किंग होने के साथ साथ रेड भी हैं, तो इसमें फेवरेबल आउटकम तो सिर्फ 2 बने ना, और पूरे पत्ते कितने हैं 52, तो यहाँ पे लिख देंगे 2/52, दैट मीन्स 1/26। इसी तरह आप यहाँ पे भी इसको कैंसिल आउट कर सकते थे, कैंसिल आउट करके आपको इसको सबसे बेसिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा जिसके बाद ये कट ना पाए। तो देखिए किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 4 7 जा 28 और 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 7/13 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 10 ऑफ ब्लैक, 10 ऑफ ब्लैक अब देखेंगे, अभी ध्यान दीजिए यहाँ पे ब्लैक लिखा हुआ है, ठीक। ब्लैक तो 26 कार्ड होते हैं, मतलब 13 13 के 2, तो यहाँ पे भी ये भी ब्लैक है और ये वाली भी ब्लैक वाली रो है ना। तो ये क्लब में भी 10 जो आएगा वो ब्लैक का होगा, ये वाला भी और ये वाला भी ब्लैक का होगा। यहाँ वाले 10 जो हैं, मतलब डायमंड और हार्ट वाले 10 तो रेड कलर के होंगे, वो नहीं लेना है। तो 10 ऑफ ब्लैक कितने कार्ड है, 2, तो 2/52, दैट मीन्स 1/26, ठीक है। स्पेड और एन एस, यहाँ और लगा हुआ है, या तो वो स्पेड हो या तो वो एस हो। स्पेड हो मतलब इन 13 कार्ड्स में से एक हो, और एस भी हो सकता है वो कि शायद वो एस निकला है, तो अगर स्पेड निकलेगा तो जाहिर सी बात है इन 13 कार्ड्स में होगा। अगर वो अलग से एस निकलेगा तो या तो वो ये वाला होगा, या तो डायमंड वाला होगा, या तो हार्ट वाला होगा, या तो क्लब का होगा, या तो डायमंड का, या तो हार्ट, मतलब इन 3 कार्ड्स में से भी हो सकता है और इन 13 कार्ड्स में से भी हो सकता है। तो 13 प्लस का 3 इज 16, तो 16/52। क्या ये फिर किसी से कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल 4 से, तो 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, 4/13 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ लिखा नाइदर एन एस नॉर अ क्वीन। हम लोग नॉट वाले नाइदर वाले अभी हम लोग नॉट वाले कर चुके हैं, उसी तरह नाइदर वाले हैं। नाइदर एन एस नॉर अ किंग, ना ही वो एस हो ना ही वो क्वीन हो, तो हम पहले निकाल लेते कि वो एस हो और क्वीन हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, फिर हम उसको 1 से माइनस कर देंगे। तो वो एस हो और क्वीन हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, देखिए एस हो तो इन चारों में से ही होना चाहिए, तभी तो वो एस बनेगा, और क्वीन हो तो यहाँ के चारों में से होना चाहिए, ये क्यू, ये क्लब का क्यू, ये डायमंड का क्यू और ये हार्ट का क्यू, मतलब क्वीन। तो ये चारों में से क्वीन कोई हो जाए या फिर इनमें से कोई एस हो जाए, मतलब इन 8 पत्तों में से अगर वो पत्ता निकल के आता है जो आप सेलेक्ट करते हैं डेक में से, तब जाके आप निकाल पाएंगे प्रोबेबिलिटी एस होने की या फिर क्वीन होने की। तो
एस या क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है, 8/52। लेकिन क्या हमें ये चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हमें तो चाहिए नाइदर एन एस नॉर अ किंग, ना वो एस हो ना ही वो क्वीन हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी 1 - 8/52 ऐसे करके। तो ये आ जाएगा 52 माइनस का 8 अपॉन 52। दैट मीन्स ये बनेगा 44/52। ठीक है, क्या ये कैंसिल आउट हो सकता है, बिल्कुल। ये ठीक है, क्या ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल। 4 × 1 = 4 और 4 13, 11/13 आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इसका आंसर ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, नाइदर अ रेड कार्ड नॉर अ जैक, ना ही वो रेड कार्ड हो ना ही वो जैक हो। तो पहले हम निकालते हैं कि वो रेड कार्ड हो या फिर जैक हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। रेड कार्ड होगा तो इन 26 में से होगा, जैक होगा तो देखिए यहाँ वाले जैक तो ऑलरेडी कंसिडर हो गए ना रेड कार्ड में, जब मैंने 26 कार्ड लिए तो ये 2 जैक तो आ गए। लेकिन इन 2 जैक का क्या, मतलब जैक ऑफ स्पेड और जैक ऑफ क्लब का क्या। तो 26 ये कार्ड और 2 ये कार्ड लेने पड़ेंगे, तो टोटल 28 कार्ड आपको लेने पड़ेंगे जैक होने के लिए, सिर्फ जैक और रेड होने के लिए। ठीक है, टोटल आपको 28 कार्ड लेने पड़ेंगे जैक और रेड होने के लिए। तो जैक और रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 28/52। तो क्या हमें ये लेना है, बिल्कुल भी नहीं। हमें तो चाहिए नाइदर अ रेड नॉर अ जैक, तो इसको 1 से माइनस करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 1 - 28/52। ठीक है, दैट मीन्स ये आएगा 52 - 28 अपॉन 52, ये आ जाएगा। तो यहाँ इसमें 28 जाएगा तो कितना आएगा, 24/52। ठीक है, 24/52। अब इसको कैंसिल आउट हो जाएगा 4 से, 4 × 6 = 24 और 13, 6/13 विल बी द आंसर, है ना। अब इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में लिख देते हैं और बाकी चीज़ों को इरेज कर देते हैं जिससे स्पेस बन जाए। अब हम देखते हैं 7 ऑफ क्लब, 7 ऑफ क्लब्स आ जाए। अब क्लब की तो ये लाइन है ना, इसमें 7 कहाँ आएगा, देखिए इसके सामने यहाँ पे। और 7 ऑफ क्लब ना एक यूनिक कार्ड है, इस तरह का कोई और कार्ड नहीं हो सकता। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/52। ठीक है, एस ऑफ स्पेड, स्पेड का एस, तो स्पेड का एस तो ये सिंगल कार्ड है, ये देखिए यहाँ पे, है ना, सिर्फ यही। तो ये भी एक यूनिक कार्ड है, तो 1/52। अब यहाँ देखेंगे आइदर अ किंग और अ क्वीन, या तो वो किंग हो जाए और अ क्वीन, और लगा है मतलब या तो वो किंग हो या फिर क्वीन हो। इसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी है, कोई एक कार्ड दोनों तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे एंड लगने के कोई चांस नहीं थे। ठीक है, या तो किंग हो तो इन 4 में से होगा, या तो वो क्वीन हो तो ये 4 में से कोई होगा। मतलब टोटल 8 पत्तों में से वो पत्ता निकलना चाहिए जिसको आप 52 की गड्डी में से निकाल रहे हैं, तब जाके वो आइदर अ किंग और अ क्वीन होगा। तो 8/52, क्या ये फिर कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2/13 आ जाएगा। ठीक है, अब लिखा हुआ नाइदर स्पेड नॉर अ किंग, ना ही वो स्पेड हो ना ही वो किंग हो। तो पहले हम निकालेंगे कि वो स्पेड हो या तो किंग हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो स्पेड हो तो यहाँ पे ये पूरे 13 लेने पड़ेंगे आपको स्पेड में, इसमें ये किंग आ गया, लेकिन बाकी इन 3 किंग का क्या, इनको भी तो कंसिडर करना पड़ेगा। तो 13 ये और 3 ये किंग, जब हम इन दोनों को साथ में लेंगे 13 + 3 दैट मीन्स 16, 16 कार्ड जब भी हम लेंगे तो हम कहेंगे कि 16/52 मतलब 16/52, 16/52 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पेड और अ किंग होने की। लेकिन हमें तो चाहिए नाइदर स्पेड नॉर अ किंग, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 - 16/52। इसको पहले ही कैंसिल आउट भी कर सकते हैं आप, जैसे 4 × 4 = 16 और 4 13। फिर अब एलसीएम ले सकते हैं, तो आएगा 13 - 4/13 और ये आएगा 9/13। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि 52 की गड्डी में से एक कार्ड निकाल रहे थे, 52 कार्ड्स की डेक में से। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन, आप जो क्वेश्चन है आपके सामने, उसमें किंग, क्वीन और जैक क्लब के हटा दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, क्लब के ही क्वीन, किंग और जैक को हटाया गया है। क्लब का जैक, क्लब का क्वीन और क्लब का किंग हटा दिया जाता है। तो ये तो एक ही कार्ड हुए, तो 3 कार्ड्स मतलब रिमूव कर दिए गए। तो अब अपने पास रिमेनिंग कार्ड कितने बचे, 49। इन रिमेनिंग कार्ड्स को हम शफल करते हैं और एक कार्ड उसमें से निकालते हैं। व्हाट
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड, तब एक स्पेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब देखिए कार्ड हम लोग सिर्फ 49 कार्ड्स में से निकाल रहे हैं, 52 कार्ड्स में से 3 कार्ड्स तो अलग निकाल के रख दिए, उनको वेल शफल किया नहीं, उनमें से कार्ड निकाला नहीं, तो हम निकाल के कितने में से रहे 49 से, तो अब टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो बन जाएंगे अपने पास 49। ठीक है, तो स्पेड आने की क्या संभावना ये पूछा है, तो स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि स्पेड तो 13 ही थे, 13 थे। क्या स्पेड में से कोई पत्ता बाहर रखा है हमने? नहीं, हमने तो क्लब में से पत्ता बाहर रखा है, तो स्पेड के तो अभी भी 13 पत्ते इन 49 कार्ड्स में से हैं, तो यहां पे आएगा 13/49। ठीक है, अब देखिए कैंसिल आउट नहीं होगा। क्लब आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, देखिए क्लब के 3 कार्ड्स हम बाहर रख चुके हैं, क्लब में टोटल कितने कार्ड्स होते थे 13, 13 में से 3 बाहर रख दिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 10/49, क्योंकि अब 10 ही तो फेवरेबल आउटकम बचे। किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अब देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, किंग आने की प्रोबेबिलिटी पूछी, लेकिन एक किंग तो आपने बाहर कर दिया ना, क्लब का एक किंग तो आपने हटा दिया, तो टोटल किंग होते हैं 4, लेकिन एक किंग आपने बाहर रख दिया, तो बचे किंग कितने 3, तो 3/49 विल बी द प्रोबेबिलिटी। अब ब्लैक किंग, अब देखिए किंग तो हो लेकिन ब्लैक कलर का हो, अब ब्लैक कलर के कितने किंग होते हैं आप सोचिए, 2, एक स्पेड का किंग और एक क्लब का किंग, लेकिन क्लब का किंग तो बाहर कर दिया, वो तो पत्ता है ही नहीं इन 49 कार्ड्स में से, तो सिर्फ एक बचा है किंग जो कि है स्पेड का किंग, तो 1/49 विल बी द प्रोबेबिलिटी। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो अब अपने पास है अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स, तो 5 रेड बॉल हैं और कुछ ब्लू बॉल्स हैं, तो 5 रेड बॉल हैं लेकिन कुछ ब्लू बॉल्स हमें नहीं पता कितनी, तो x ब्लू बॉल्स मान लेते हैं। ठीक है, तो बैग में तो ये है, इतना सब कुछ है एक बैग में। ठीक है, बैग में, तो बैग में टोटल कितनी चीजें हैं, बैग में टोटल हैं 5 रेड बॉल्स प्लस x बॉल्स, तो मतलब 5 + x बॉल्स होगी, है ना, इतना है बैग में। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ अ रेड बॉल, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि हम ब्लू बॉल को ड्रॉ कर लें, मतलब ब्लू बॉल को निकाल लें, तो ब्लू बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी x/5 + x। समझ में आया, क्योंकि x ही तो ब्लू बॉल है, तो फेवरेबल आउटकम ये बन जाएगा और टोटल आउटकम ये बन जाएगा, तो x/5 + x विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल, और which is given that it is twice of the probability of drawing a red ball, और रेड बॉल की कितनी प्रोबेबिलिटी है 5/5 + x, तो देखिए डिनोमिनेटर में तो टोटल लिखते थे, इसलिए 5 + x लिखेंगे, यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब लिखा हुआ है डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग, लेकिन हमने ब्लू बॉल्स को तो x माना है, दिस मीन्स कि हमें x की वैल्यू चाहिए, अब बस इसे सिंपली सॉल्व कर देना है। क्या ये 5 + x इस 5 + x को नहीं काट देगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। आप ये भी समझ सकते हैं कि ये उधर जाकर मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाता, ऐसे ही हो गया, तो x = 5 × 2 = 10, तो देयर आर 10 ब्लू बॉल्स इन द बैग। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन स्पिनिंग द व्हील इज 1/2, इसको घुमाएंगे और ये एरो जिस नंबर पे आ जाएगा उसको कंसिडर करना पड़ेगा, तो ये एरो आ जाएगा एक इवन नंबर पर, मतलब एक इवन नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/2। ठीक है, एंड दैट ऑफ द प्राइम नंबर, और ये एक एरो प्राइम नंबर पे आके रुक जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी है 4/6। व्हाट कुड बी द मिसिंग नंबर ऑन द व्हील, तो बताना है कि ये जो पता नहीं है नंबर, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये क्या नंबर है, और इसके ऑप्शन भी गिवन है 1, 2, 4 और 6, यहाँ पे 1 आ सकता है, या तो 2, या तो 4, या तो 6। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। अब देखिए हम लोग जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या लिखते आ रहे थे, टोटल चीज, तो टोटल यहाँ कितनी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ तो 2 लिखा हुआ है, ये क्या माजला है, ये क्या मसला है, अब यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तो 6 आना चाहिए, दैट मीन्स कि ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पे तो 6 आना चाहिए था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर
ये होनी चाहिए थी 6, ऊपर होना चाहिए था समथिंग, लेकिन ये चीज कैसे दी हुई है, ये चीज तो 1/2 दी हुई है, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी 6/2, दैट मीन्स 3। तो ये x क्या लिखा है मैंने, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम की जगह x लिखा है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। दैट मीन्स इवन आने की प्रोबेबिलिटी में फेवरेबल आउटकम 3 आने चाहिए थे, मतलब 3 नंबर इवन नंबर होने चाहिए थे। तो एक तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा कहाँ है, अरे तीसरा तो नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन मार्क वाला नंबर है यही नंबर इवन होगा, ठीक है। अब लिखा हुआ है दैट ऑफ द प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है 4/6। अब देखिए नीचे यहाँ पे 6 लिखा है, टोटल आउटकम भी 6 है, तो सही है। ऊपर लिखते हैं फेवरेबल आउटकम्स, दैट मीन्स प्राइम नंबर्स कितने हैं, 4, ये बता रहा है वो। तो प्राइम नंबर्स कुल 4 हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर लिखा हुआ है 4/6। देखिए 6 तो टोटल हो गया, 4 हो गया फेवरेबल आउटकम, दैट मीन्स प्राइम नंबर्स कितने होंगे पूरे इन 6 में से, प्राइम नंबर टोटल कितने होंगे इन 6 में से, 4। तो देखिए प्राइम नंबर ढूंढिए कहाँ पे, ये एक प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है, लेकिन चौथा प्राइम नंबर कहाँ है, दैट मीन्स यही प्राइम नंबर भी बनेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक ऐसा नंबर आएगा जो कि प्राइम भी है और इवन भी है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो प्राइम भी हो और इवन भी हो, तो देयर इज ओनली वन नंबर विच इज प्राइम एंड इवन। तो इवन प्राइम नंबर इज ओनली 2, 2 के बाद सारे प्राइम नंबर और डालते हैं, सिर्फ इकलौता 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन भी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह 2 आएगा। अब हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रॉटन एप्पल रैंडमली फ्रॉम द हीप ऑफ 900 एप्पल्स इज इतना। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये प्रोबेबिलिटी दी हुई है, देखिए द प्रोबेबिलिटी इज 0.18। अब ये कैसी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, देखिए अभी तक हम लोग प्रोबेबिलिटी को फ्रैक्शंस में देखते आ रहे थे, अब बस उस फ्रैक्शन को डिवाइड करके ही डेसिमल बना दिया गया है, तो ये प्रोबेबिलिटी ही गिवन है, बस डेसिमल में गिवन है, ठीक है। तो अब हम लोग को एक एप्पल रैंडमली सेलेक्ट करना है 900 एप्पल में से, और उसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है कि वो रॉटन निकल आया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.18। तो आपको ये समझना होगा कि 900 एप्पल्स मान लीजिए आपके पास है, ठीक है, इनमें से कुछ x एप्पल्स रॉटन होंगे, ठीक है, तो x एप्पल्स रॉटन है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी रॉटन एप्पल को निकालने की। मान लीजिए आपने रैंडमली एक कोई एप्पल सेलेक्ट किया और वो आपका खराब निकल आया, तो रॉटन एप्पल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी होगी x/900, क्योंकि 900 टोटल है और x रॉटन एप्पल है, तो रॉटन एप्पल तो हम लोग रॉटन वाले से ही निकालेंगे ना, तो x/900 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ रॉटन एप्पल, और यही प्रोबेबिलिटी तो दी हुई है क्वेश्चन में 0.18, तो ये इसके इक्वल होगा 0.18। अब हमसे पूछा व्हाट इज द नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स इन द लीफ, तो रॉटन एप्पल्स तो हमने x माना है, तो हमें यहाँ पे कायदे से x की वैल्यू ही चाहिए, तो x इज इक्वल टू, सिंपली सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 18 अपॉन यहाँ लिखेंगे 100, यहाँ पे लिखेंगे 900, क्योंकि डेसिमल हटाया तो 2 0 बढ़ गए, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आएगा 18 × 9 दैट इज 162। तो 162 रॉटन एप्पल्स हो गए, किन में से, टोटल 900 एप्पल्स में से। अब अपने पास क्वेश्चन है, अ जार कंटेन्स 24 मार्बल्स, सम आर ग्रीन एंड अदर आर ब्लू। 24 मार्बल हैं एक जार में, जिसमें से कुछ ग्रीन हैं और बाकी बचे ब्लू हैं। तो 24 मार्बल्स में से एक जार के अंदर है, ठीक है, कुछ इसमें ग्रीन है और कुछ कैसे हैं, ब्लू। अब आगे लिखा हुआ है इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार। आपने बिना जार में देखे एक मार्बल निकाला, कंचा निकाला, what is the probability that it is green? The probability that it is green is 2/3। ये निकल के आई प्रोबेबिलिटी कि वो ग्रीन निकला है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 2/3। ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी गिवन है, समझ में आया आपको।
लिखा फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द जार। तो जार में ब्लू बॉल्स कितनी है ये निकालना है आपको। तो हम मान लेते हैं कि 24 में से x ग्रीन बॉल्स हैं और y ब्लू बॉल्स हैं, तो हमें एट लास्ट y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये बताइए, ये तो प्रोबेबिलिटी गिवन है ना, ग्रीन आ जाने की, ग्रीन मार्बल आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? अब हमें लिखना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल विल बी ग्रीन। तो वो तो होगी x/24, है ना, लेकिन क्वेश्चन में दिया 2/3, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल हैं। ये हमने निकाला है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू आप निकाल नहीं सकते, बिल्कुल 2/3 इंटू 24, यह जगह 3 बन जा 3 और 3 8 जा 24, 8 2 जा 16, मतलब x की वैल्यू आ गई 16। दैट मीन्स 24 में से 16 तो ग्रीन बॉल्स हैं, तो क्या y नहीं निकल जाएगा? y कैसे निकल जाएगा? 24 में से 16 घटा देंगे। देखिए 24 टोटल थी, इसमें से x मतलब ये 16 जो ग्रीन है, तो टोटल में से ग्रीन वाली हटा देंगे तो ब्लू बॉल्स आ जाएंगी। तो ये आ जाएगा 16 हटाने के बाद कितना? 8। तो 8 मार्बल्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे ब्लू कलर के, बॉल्स नहीं, मार्बल्स ब्लू कलर के। यही आंसर अपना। अब अपने पास क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रेड बॉल एट रैंडम फ्रॉम द जार दैट कंटेन्स ओनली रेड, ब्लू एंड ऑरेंज बॉल्स इज 1/4। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग रेड बॉल इज 1/4। उस जार में से, जिस जार में, देखिए इस जार में रेड बॉल भी है, ठीक है, ब्लू बॉल्स भी हैं और ऑरेंज बॉल्स भी हैं, लेकिन रेड बॉल को निकालने की, सेलेक्ट करने की कि वो रेड बॉल आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4 गिवन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लू बॉल एट रैंडम फ्रॉम द सेम जार, उसी जार से ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है 1/3। लिखा हुआ है इफ द जार कंटेन्स 10 ऑरेंज बॉल्स। देखिए 10 फिक्स्ड ऑरेंज बॉल्स हैं कि ऑरेंज बॉल्स 10 ही हैं यहाँ पे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द जार। तो क्या हम जानते हैं कि जार में कितनी बॉल है? नहीं, यही तो निकालना है। ये x मान लेते हैं कि x बॉल्स हैं जार में, तो हमें x की वैल्यू तो निकालनी है। तो अब हम देखिए, मान लीजिए रेड बॉल है अपने पास r, हमें रेड बॉल की संख्या भी तो नहीं पता, तो हम r मान लेते हैं। ब्लू बॉल की संख्या हमें नहीं पता है तो हम b मान लेते हैं, लेकिन हमें ऑरेंज बॉल्स की संख्या पता है 10, तो उसको o मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू r प्लस b प्लस 10, है ना, ऐसे लिखा जा सकता है। रेड बॉल प्लस ब्लू बॉल प्लस ऑरेंज बॉल्स, ये सबको जोड़ देंगे तो टोटल जार में कितनी बॉल है x वो आ जाएगा। अब रेड बॉल को सेलेक्ट करने की, मतलब आपने बॉल में जार में हाथ डाला बिना देखे हुए और एक बॉल निकाला और वो रेड बॉल निकला है, इसकी क्या संभावना है? तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप कैसे लिखेंगे? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो रेड आने की फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे? ये आर ही तो इन रेड में से निकल के आएगा, तब तो वो फेवरेबल बनेगा। तो ये ऊपर आर लिखेंगे अपॉन टोटल लिखते हैं, टोटल तो एक्स है, तो आर बटे एक्स, ये तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी रेड बॉल सेलेक्ट करने की, और रेड बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 दिया है। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस। इसी तरह ब्लू बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्योंकि ब्लू बॉल्स हैं बी, टोटल ब्लू बॉल्स बी हैं, तो बी फेवरेबल बन जाएगा। फेवरेबल आउटकम्स हैं बी, हम चाह रहे हैं इन बी में से ही वो बॉल निकल के आए जार में से, तब तो वो ब्लू बॉल सेलेक्ट कर पाएंगे हम। और टोटल बॉल्स कितनी? एक्स, तो b बाई एक्स इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। क्या यहां से r की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल, r इज इक्वल टू 1/4 x आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे b की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल, यहाँ पे आएगा 1/3 इंटू एक्स। ठीक, ऑरेंज बॉल तो 10 है ही है अपने पास, तो क्या मैं r की वैल्यू यहाँ ना रख दूं और b की वैल्यू यहाँ ना रख दूं? क्योंकि ये तो हमको पता है, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं r की वैल्यू 1/4 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे आएगा 1/3 इंटू एक्स प्लस का 10। अब यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इजिली। देखिए इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में आएगा, तो x माइनस x/4 माइनस का x/3 इज इक्वल टू 10, ये हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 12, यहाँ पे लेंगे बाई 1 तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 12x, यहाँ पे आएगा
माइनस का 3x और यहाँ पे आएगा माइनस का 4x। एलसीएम लेना आप सबको पता है, इज इक्वल टू 10। यह 12x माइनस 7x हो जाएगा ये, अपॉन 12 इज इक्वल टू 10। 12 में से 7 गया तो 5x, और 12 को उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इज इक्वल टू 120। दैट मीन्स x इज इक्वल टू, x कितना आ जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 2 10 और ये 24। ठीक है, तो x की वैल्यू 24 आ जाती है। मतलब जार में पहले कितनी बॉल्स थी, 24 बॉल्स। आई होप समझ में आया। अगर मान लीजिए आपसे इसी क्वेश्चन में आगे पूछ लेता कि रेड बॉल कितनी थी, तो 24 यहाँ पे रख देते, इस यहाँ पर, तो रेड बॉल आ जाती है अपने पास 24/4, दैट इज 6। तो रेड बॉल्स कितनी हो जाती जार में, 6। 24 कुल बॉल थी, रेड बॉल 6 हो जाती। इसी तरह ब्लू बॉल भी निकाल सकते हैं आप, b इज इक्वल टू हो जाता 24/3, दैट मीन्स 8। तो 8 हो जाती ब्लू बॉल्स। अब देखिए 6 और 8 और 10 इन सबको जोड़ेंगे ना तो वापस से आएगा 24। ठीक है, अब अपने पास सवाल है, अ बैग कंटेन्स 18 बॉल्स आउट ऑफ विच x बॉल्स आर रेड। उन्हीं में से x रेड बॉल है, टोटल है 18 बॉल्स। ठीक है, पहले केस में इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रेड बॉल। क्या संभावना है कि वो रेड बॉल हो। तो रेड बॉल तो हमें रेड बॉल से ही सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो फेवरेबल आउटकम्स बन जाएंगे x, टोटल आउटकम्स हैं 18। तो पहला केस में हम लोग लिख सकते हैं कि द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रेड बॉल विल बी x/18। ठीक है, सेकेंड केस क्या है, if two more red balls are put in the bag। ठीक है, तो पहले केस में अगर आप देखें तो टोटल बॉल्स थी 18, जिनमें से रेड बॉल कितनी थी, x। लेकिन दूसरे केस में अगर 2 बॉल और जोड़ दी मैंने, वो भी रेड कलर की, तो बैग में तो 20 बॉल्स हो गई ना, ये भी देखिए 2 से बढ़ जाएगा, और वो 2 रेड बॉल ही थी, इसलिए रेड बॉल की संख्या भी बढ़ जाएगी, x+2 हो जाएगी, है ना। तो इसमें फेवरेबल आउटकम भी बढ़ रहा है और टोटल आउटकम भी बढ़ रहा है। तब यहाँ पे लिखा हुआ है देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल विल बी 9/8। तो अब क्या है, इस केस में रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, x+2/20, एंड दिस विल बी 9/8 टाइम्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इन फर्स्ट केस। तो पहले केस में तो इतनी थी, तो यहाँ पे लिखेंगे x/18। अब यहाँ लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस तरह का सवाल अभी हम लोगों ने किया है, इजी है, कर लेंगे। इसको बस कैंसिल आउट करना है। आप 4 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 4 2 8। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले 9 से यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे इसको 2 से, तो ये बन जाएगा 4 और इधर बन जाएगा 5। तो ये ऐसे होगा x+2/5 इज इक्वल टू x/4। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 4x प्लस का 8 इज इक्वल टू 5x। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 8। तो देयर वर 8 रेड बॉल्स इन द बैग। अब ये क्वेश्चन है, इन अ फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 गर्ल। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम एक गर्ल हो। अब देखिए, अ फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन, 2 ही चिल्ड्रन हो तो वो फैमिली उसको कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ 2 चिल्ड्रन की फैमिली है। अब इसमें लोग गलत ये कर देते हैं कि वो समझते हैं कि 2 लोग की फैमिली है तो टोटल आउटकम आ जाएगा 2। अब एटलीस्ट 1 गर्ल लिखना है तो या तो हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं या फिर 2/2 दैट मीन्स 1 लिख देते हैं आंसर। तो वो लोग मार्क कर देते हैं ये, जबकि ये दोनों ही गलत है। ठीक है, एटलीस्ट 1 गर्ल का मतलब है कि कम से कम एक गर्ल हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी गर्ल हो सकती हैं। लेकिन फैमिली में तो 2 ही मेंबर हैं, 2 ही चिल्ड्रन हो सकते हैं, मतलब या तो गर्ल कम से कम एक है या तो गर्ल ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकती हैं। 2 के ऊपर गर्ल हो नहीं सकती, क्योंकि फिर वो फैमिली नहीं बनेगी। फैमिली तो सिर्फ 2 चिल्ड्रन से बन सकती हैं। तो या तो गर्ल एक होगी या तो गर्ल 2 होंगी। ये केस ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है कि अगर आप 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं, जब आप 2 कॉइन टॉस करते थे तो एक बार हेड एक बार हेड आ सकता था, एक बार हेड एक बार टेल आ सकता था, टेल हेड आ सकता था, टेल टेल आ सकता था। इसी तरह से 4
टोटल पॉसिबल आउटकम्स बनते थे। यहाँ पे भी 4 बनेंगे, अब यहाँ पे 2 नहीं बनेंगे, ठीक है। इस 2 चिल्ड्रन को देख के मत समझिएगा कि यहाँ पे 2 आउटकम बनेंगे टोटल, यहाँ पे टोटल 4 आउटकम्स बनेंगे। कैसे? देखिए 2 चिल्ड्रन की अगर फैमिली है तो या तो पहला वाला बॉय दूसरी गर्ल हो सकती है, या तो पहली गर्ल दूसरी बॉय हो सकती है, या तो दोनों बॉय हों तब भी एक फैमिली हो जाएगी, या तो दोनों गर्ल हों तब भी एक फैमिली बना सकती हैं। लेकिन हमें तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एटलीस्ट 1 गर्ल हो। अब हमने बताया था एटलीस्ट 1 गर्ल को कैसे आप बोलेंगे, कम से कम 1 गर्ल और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी, तो कम से कम 1 गर्ल होगी तो कंसिडर करना पड़ेगा इसको भी इसको भी, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी होंगी तब भी कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो कम से कम 1 गर्ल भी नहीं है तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो टोटल इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 1 2 3, फेवरेबल आउटकम्स 3 है, टोटल आउटकम्स 4 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 3/4। ठीक है, ये 1/2 जितने लोग कहना सब गलत है, 1/2 नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। अब जो अपने पास क्वेश्चन है वो है JK-LM इज अ स्क्वायर, JK-LM हम सामने देख सकते हैं स्क्वायर है, विथ साइड लेंथ 6 यूनिट्स, 6 यूनिट्स उसकी लेंथ दे रखी है, मतलब यहां से यहां तक 6 यूनिट है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ पॉइंट A एंड B आर मिड पॉइंट्स, तो पॉइंट A भी मिड है और ये भी मिड है, B भी मिड है। ठीक है, अगर ये मिड हैं दोनों पॉइंट्स, तो अगर ये पूरी स्क्वायर की लेंथ 6 की थी तो ये 3 नहीं हो गया और ये 3 नहीं हो गया, इधर भी 3 हो गया। ठीक है, 3 यूनिट्स की हो जाएगी, ये इधर 3 यूनिट्स हो जाएगा और ये 6 यूनिट्स हो जाएगा, ये तो 6 यूनिट्स आएगी, यहाँ भी पूरा 6 है लेकिन यहाँ पर 3 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक, अब लिखा हुआ है इफ अ पॉइंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ स्क्वायर, इसके अंदर से कहीं से भी एक पॉइंट को हम सेलेक्ट करते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट विल बी चूजन फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल JAB, तो क्या संभावना है कि पॉइंट जो आपने चुना वो इस JAB ट्रायंगल के अंदर वाला पॉइंट हो, इसके बाहर वाला ना हो, मतलब इसके अंदर पॉइंट ही आए, इसकी क्या संभावना है। तो आप अगर ये क्वेश्चन समझें तो पूछना चाह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस पूरे एरिया में वो पॉइंट ना हो कि इस एरिया में पॉइंट हो। ठीक है, JAB के अंदर पॉइंट हो, तो आपका फेवरेबल आउटकम आपको चाहिए कि JAB, मतलब फेवरेबल आउटकम जो होगा वो बनेगा आपका ट्रायंगल JAB का एरिया। ठीक है, इसका एरिया, लेकिन टोटल आउटकम आपके पास क्या है, टोटल तो है एरिया ऑफ स्क्वायर JK-LM, ये है ना। तो अब हम लोग को इसका एरिया निकालना पड़ेगा JAB का ट्रायंगल का। अब ये कैसे निकलेगा, इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से अगर हम इस पार्ट को और इस पार्ट को हटा देते हैं तो क्या JAB का एरिया नहीं निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा। तो अब ये जो 3 पार्ट्स हैं वो तो 3 ट्रायंगल बन रहे हैं ना, अब ये 3 ट्रायंगल को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे एक स्क्वायर के एरिया में से, तो हम पहले लेंगे स्क्वायर का एरिया दैट इज 6 स्क्वायर। देखिए स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, ये स्क्वायर का एरिया लिया है मैंने। ठीक है, इसमें माइनस कर देंगे, पहले ये वाला KJA, ये वाला ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे, तो यहाँ पे बताइए क्या 90 डिग्री ही होगा। देखिए अगर ये एक स्क्वायर है तो यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा। दिस मीन्स कि ये 3 जो ट्रायंगल आपके पास बन रहे हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये सारे के सारे राइट एंगल ट्रायंगल हैं। तो अगर हम देखें KJA वाला ट्रायंगल तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस कितना है इसका 3 और हाइट कितनी है 6, तो ये हो गया JKA ये वाला ट्रायंगल। अब हम दूसरा ट्रायंगल माइनस करते हैं, इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो माइनस ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ भी लगेगा हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, फिर इसी तरह ये तीसरा वाला JBM ये वाला ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो हाफ बेस इज 6, हाफ बेस इज 6। ठीक है, और हाइट इज 3, तो ये आ जाएगा। अब हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 टाइम्स
2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 3 टाइम्स, तो ये आएगा 6 का स्क्वायर, ये स्क्वायर का एरिया था, ठीक है, तो ये तो 36 आया, माइनस 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे आएगा 9/2 दैट इज़ 4.5, और यहाँ पे आएगा 3 3 ज़ा 9 मतलब माइनस का 9। अब ये कितना हो जाएगा 36 माइनस, ये आएगा 9 9 18, 18 प्लस का 4.5, ठीक है, 18 प्लस 4.5 विल बी 22.5। अब 22.5 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0.5 इज 23। अब 23 के बाद ये कितना होगा 13, ठीक है, तो 13.5 ये एरिया आएगा। अब यूनिट कुछ दी नहीं है तो यूनिट स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया फेवरेबल आउटकम हमें जो चाहिए, मतलब ट्रायंगल JAB का एरिया आया ये, ठीक है। क्या अभी प्रोबेबिलिटी निकाली हम लोगों ने, नहीं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पॉइंट इन द ट्रायंगल JAB विल बी, प्रोबेबिलिटी विल बी, ऊपर हमें लिखना पड़ेगा 13.5 और नीचे लिखना पड़ेगा 6 का स्क्वायर दैट इज 36, क्योंकि यही तो टोटल देखिए क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर JKLM, तो हमें 36 लिखना पड़ा, है ना। अब ये आएगा बराबर, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो आएगा 135/360। अभी किसी से कैंसिल आउट हो रहा है, 5 से हो रहा है, तो 5 से कैंसिल आउट कर देंगे, 5 2 × 10, 5 7 × 35, 5 7 × 35 और यहाँ पे आएगा 1 5 2 × 10, ठीक है। अभी किसी से कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल 3 से हो रहा है, 9 से भी हो रहा है, 9 3 27 और 9 8 72, तो दिस विल बी द आंसर। मतलब अगर एक पॉइंट हम सेलेक्ट करें पूरे स्क्वायर में के अंदर किसी कहीं से भी, तो संभावना ये है कि वो JAB के अंदर आ जाए, इसकी संभावना है 3/8। अगर परसेंटेज में देखना चाहें तो परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं, 3/8 × 100 करना पड़ेगा। अभी देखिए इसको 8 से कटेंगे तो आएगा 12.5, 12.5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 5 = 15 और 12 3 = 36, 137.5% चांसेस है, ठीक। अब अपने पास क्वेश्चन है, अ नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 50 नेचुरल नंबर्स। 50 नेचुरल नंबर्स में से हमें कोई एक नंबर रैंडमली सेलेक्ट कर लेना है। द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5। क्या संभावना है कि वो मल्टीपल ऑफ 3 आ जाए या फिर मल्टीपल ऑफ 5 आ जाए, मतलब दोनों ही आए ऐसा नहीं लिखा हुआ है। देखिए ये और लिखा हुआ है, यहाँ पे एंड नहीं लिखा हुआ है, एंड लिखा होता तो ये क्वेश्चन अलग होता, लेकिन एंड तो लिखा नहीं, ठीक है। तो वो मल्टीपल ऑफ 3 हो या फिर मल्टीपल ऑफ 5 हो। तो 50 तक नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह करते 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 50 तक, यही है 50 नेचुरल नंबर। अब देखिए मल्टीपल ऑफ 3 हो, मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक, और लगा हुआ है, और मल्टीपल ऑफ 5 हो, मतलब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अगर उसने लिखा होता मल्टीपल ऑफ, देखिए अगर क्वेश्चन ये होता है कि मल्टीपल ऑफ 3 and 5, मतलब वो 3 का भी मल्टीपल हो और 5 का भी मल्टीपल हो, दैट मीन्स वो 15 का मल्टीपल होना चाहिए। तब आप ये सब 3 5 6 9 और 10 ये सब नहीं लेते, तब आप लेते 15 30 45, सिर्फ ये 3 नंबर, ठीक है, एंड के केस में। लेकिन और के केस में आपको 3 के भी मल्टीपल लेने पड़ेंगे और 5 के भी मल्टीपल लेने पड़ेंगे अलग अलग। एक साथ कब लेते, जब यहाँ पे एंड लगा होता, जब यहाँ पे एंड लगा होता, ठीक है। तो अब 3 की देखिए 3 के मल्टीपल क्या क्या होंगे वो हमें इसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 1 से 50 तक 3 के मल्टीपल क्या होंगे। वो होंगे 3 6 9 12। अब ये करते करते कहाँ तक, लास्ट मल्टीपल क्या होगा, क्या 50 होगा, 50 3 से डिविजिबल ही नहीं होता। इससे पहले वाला 49 भी नहीं होता, इससे पहले वाला 48 होता है, तो लास्ट तो 48 तक होगा। तो ये सारे हो गए 3 के मल्टीपल, ठीक है। अब हमें देखना 5 के मल्टीपल क्या होंगे, तो 5 10 15 20, इस तरह करते करते कहाँ तक, क्या 50 खुद मल्टीपल है 5 का, बिल्कुल, तो 50 पे जाके एंड होगा। तो ये लेने हैं हमें 50 के मल्टीपल। अभी कितने मल्टीपल हैं और ये कितने,
कंसीडर इन 50 में से करना है, तो टोटल आउटकम तो ये हो गए, ये टोटल तो 50 है ना, इन 50 में ये कुछ है 3 के मल्टीपल और ये कुछ है, तो ये हमें बनेंगे टोटल ऐड होके, ये ऐड होके बनेंगे फेवरेबल आउटकम्स। लेकिन इनको काउंट करके हमें लिखना है, इनकी काउंटिंग कि ये कितने हैं, तो ये तो बताओ भाई ये कितने हैं, तो 3 से 48 तक कितने होंगे। अगर आपने एपी पढ़ी है तो आपको पता है कि फर्स्ट टर्म है 3 और ये डिफरेंस है 3 का, और ये एनी टर्म मतलब 48th टर्म किस नंबर पर आ रहा है, किस nth पोजीशन पर आ रहा है, वो हम एपी से निकाल सकते हैं। ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए एपी में एक फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d, और ये जो an होता है ये एनी टर्म होता है, कोई भी टर्म की पोजीशन हम इस टर्म्स यहाँ पे लिखकर उसमें n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर हम एनी टर्म मान लेते हैं 48 इज एनी टर्म इन द एपी, ठीक है, और पहला टर्म क्या है 3 n माइनस 1, और डिफरेंस इस एपी का है 3 से, ठीक है, तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 45 इज इक्वल टू n माइनस 1 और यहाँ पे 3 आ गया। अब ये 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको डिवाइड कर देगा तो 15 बनेगा, 15 n माइनस 1, ये n उधर जाके जुड़ जाएगा तो n इज इक्वल टू 16, मतलब देयर आर 16 टर्म्स इन दिस, यहाँ पे 16 टर्म्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरह देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an क्या है 50, क्योंकि लास्ट टर्म हमें जानना है ना किस पोजीशन पे आना है, इसलिए यहाँ पे 50 लिखा। अब ये n बता देगा कि ये 50वां टर्म ये है, 50वीं वैल्यू ये किस टर्म पर आ रही है। यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस का n माइनस 1, यही n तो फाइंड करना है, डिफरेंस लेकिन इस बार 5 का है तो 5 यहाँ लिख दिया, ये उधर जाके माइनस का होगा 45 इज इक्वल टू n माइनस 1 और यहाँ पे 5 लिखा है, ये 5 डिवाइड कर देगा इसको तो 9 आ जाएगा, n माइनस 1 और 1 इधर जाके जुड़ जाएगा तो n इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे 10 टर्म है और यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो अभी हम लोग ने पीछे देखा कि मल्टीपल ऑफ 3 के टोटल 16 टर्म्स बन रहे थे और मल्टीपल ऑफ 5 के टोटल 10 टर्म्स बन रहे थे, ठीक है। लेकिन जो मल्टीपल ऑफ 3 के टर्म्स थे वो कुछ ऐसे थे, देखिए 3, 6, 9, फिर 12, फिर 15, फिर क्या आएगा 18, 21, है ना। और जो मल्टीपल ऑफ 5 थे ऐसे, फिर एंड सो ऑन, एंड मल्टीपल ऑफ जो 5 थे वो क्या थे 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे 50 तक ना। तो बताइए ये यहाँ पे भी 15 आ रहा है और यहाँ पे भी 15 आ रहा है, तो कॉमन इसको 2 बार नहीं काउंट कर लिया गया 16 टर्म्स और 10 टर्म्स में, बिल्कुल। तो जो कॉमन था हमें वो माइनस भी तो करना होगा, जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो जाएंगे ऐसे टर्म्स 2 बार काउंट हो रहे हैं। पहले जानिए वो टर्म्स कौन कौन से होंगे, वो होंगे 15, 30 और 45, सिर्फ ये 3 टर्म्स। तो जो ये हम इसको ऐड करके 26 ला रहे थे, 26 टर्म्स, तो ये फेवरेबल आउटकम नहीं होंगे। इन 3 टर्म्स को, इन 3 कॉमन टर्म्स को भी माइनस भी करना पड़ेगा। तो 26 टर्म्स में से अगर ये 3 टर्म्स जो कॉमन थे इनको माइनस कर देंगे तो अपने पास आएगा 23 टर्म्स। अब ये 23 टर्म्स होंगे फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम अपने पास कितने थे 50, तो ये होगा 23/50, दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी। अपने पास सवाल है द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 संडेज, ठीक है। तो नॉन लीप ईयर मीन्स अ नॉर्मल ईयर, और नॉर्मल ईयर में होते हैं 365 डेज, तो 365 डेज में से 53 संडेज आ जाएं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब बच्चे से समझ लेते हैं कि मैं इसको 53 लिख देता हूँ और इसको 365 डेज लिख देता हूँ और ये आंसर हो जाएगा। नहीं, ये इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे नहीं निकलती, ठीक है, ये गलत है। अब ऐसा क्यों नहीं लिखते, तो ये और ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ अ डे सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ फरवरी ऑफ नॉन लीप ईयर, फरवरी नॉन लीप ईयर की कितने दिन की होती है 28 दिन की, तो मतलब 28 दिन में से आपको एक दिन रैंडम सेलेक्ट करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डे विल बी संडे, क्या संभावना है कि वो दिन जो आपने सेलेक्ट किया वो संडे निकला है। तो देखिए अगर 28 दिन हैं उनमें से संडे आने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है,
तो आप पहले तो गिनेंगे कि संडे इसमें आते कितने हैं। तो हर सप्ताह में, हर 7 दिन में क्या एक संडे नहीं आएगा? बिल्कुल, इन 7 दिन में एक संडे तो आएगा ही ना। फिर अगले 7 दिन में भी एक संडे आएगा, फिर अगले 7 दिन में भी एक संडे आएगा, और अगले 7 दिन में भी एक संडे आएगा। तो टोटल ये 28 डेज हो गए ना फरवरी के। तो मतलब पहले वीक में एक, ये वीक है, एक वीक में एक संडे हुआ, दूसरे वीक में एक संडे, तीसरे वीक में एक संडे, और चौथे वीक में एक संडे। तो टोटल 4 ही तो संडेज हो सकते हैं इन 28 दिन में। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप लिख सकते हैं 4/28। तो यहां पर तो ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं लिख सकते, बिकॉज ये क्वेश्चन ही अलग है। यहां पे पूछ रहा है 53 संडेज आ सकें, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है एक नॉन लीप ईयर में, एक पूरे नॉन लीप ईयर में। तो यहां पर तो आ गया 1/7, तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन अलग है। अब इसको समझाने के पहले मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर लेता हूं, तो ये आपको ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए, मान लीजिए कि अपने पास टोटल 8 डेज है, 8 डेज, ठीक है, 8 डेज, जिसमें से 7 दिन ये है, मतलब ये एक वीक है, एक वीक है। और ये जो 8वां दिन है वो यहां पे है, ये, ठीक, ये वो 8वां दिन है। तो मैं पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दीज 8 डेज हैव 2 ट्यूसडे, 2 मंगलवार पड़ जाए, इन 8 दिन में 2 मंगलवार पड़ जाए, इसकी क्या संभावना हो सकती है। ठीक, अब ये क्वेश्चन मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा बना दिया। अब 8 दिन में से 2 दिन मंगलवार पड़ जाए, इसकी क्या संभावना है। तो देखिए, ये जो एक वीक है, क्या इसमें कहीं भी, अब आपको नहीं पता कहां से शुरुआत हुई है इस सप्ताह की, तो आप नहीं बता सकते कि दूसरे स्थान पे आएगा, तीसरे स्थान पे आएगा, कि चौथे स्थान पे आएगा ट्यूसडे। लेकिन आप ये पक्के से सकते हैं कि एक वीक में एक ट्यूसडे तो आएगा ही आएगा, चाहे जहां आए, ठीक है। तो एक ट्यूसडे तो यहां पे आ गया, लेकिन हमें तो चाहिए कि प्रोबेबिलिटी दैट 2 ट्यूसडेज विल कम इन दीज 8 डेज, है ना। तो हमें इसको भी तो ट्यूसडे बनाना पड़ेगा। अब ये दिन ट्यूसडे हो जाए, इसकी क्या संभावना है, आपको यही बताना है कि ये दिन ट्यूसडे हो जाए, तब तो 2 दिन ट्यूसडे हो जाएगा, एक यहां पे, एक यहां पे, तो अपने आप 2 ट्यूसडेज बन गए। तो यहां पे ट्यूसडे बन जाए, ये दिन जो आखिरी दिन है ये ट्यूसडे बन जाए, इसकी क्या संभावना है। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी तो जानते हैं कैसे निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी में हम लोग ऊपर लिखते हैं फेवरेबल आउटकम, नीचे लिखते हैं टोटल आउटकम। तो ये दिन और क्या क्या बन सकता है, वही तो टोटल आउटकम हुआ जो कि यहाँ पे लिखेंगे। तो ये दिन अगर ट्यूसडे ना बने तो क्या बन सकता है, या तो मंडे बन सकता है, या तो ट्यूसडे, या तो वेंसडे, या तो थर्सडे, या तो फ्राइडे, या तो सैटरडे, या तो संडे। मतलब कुल 7 दिनों में से कोई एक दिन ये स्पेसिफिक बन जाए, वो ट्यूसडे। तो टोटल आउटकम तो 7 है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। लेकिन यहाँ फेवरेबल आउटकम हमें क्या चाहिए, हमें तो ट्यूसडे चाहिए, और ट्यूसडे की काउंटिंग लिखनी है, गिन के लिखना है। तो ट्यूसडे तो एक ही चाहिए, तो 1। तो 1/7 विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट इन दीज 8 डेज 2 ट्यूसडे विल कम, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे लिखा हुआ है कि एक नॉन लीप ईयर में, मतलब 365 डेज में 53 संडेज आ जाए। तो पहले हम ये तो जान लें कि 365 डेज में आखिर संडेज आते कितने हैं। वो कैसे जानेंगे, क्योंकि हर सप्ताह में एक संडे आता है, हर एक वीक में एक संडे आता है। तो हम लोग क्यों ना इसमें देख लें कितने वीक आते हैं। अब ये कैसे देखेंगे, हम 365 को अगर 7 से डिवाइड कर दें, 7 से, तो 7 5 35, ठीक है। यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 5, और 7 2 14, और यहाँ पे आएगा 1। ये जो एक्स्ट्रा दिन बच रहा है, जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा ये बच रहा था यहाँ पे ये, वैसे यहाँ पे देखिए एक एक्स्ट्रा बच रहा है, इसीलिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल आपको बताया। तो ये एक एक्स्ट्रा दिन बचा है, लेकिन 52 वीक्स तो आ ही रही है ना, 52 वीक्स। तो अगर हम माने कि ये पूरा टोटल 365 डेज है, ठीक है। तो ये यहां से यहां तक क्या होगा, ये होगा 364 डेज, ठीक है। और इन 364 डेज में से 52 वीक पड़ेंगे, इन 364 डेज में 52 वीक बनेंगे, और इन 52 वीक में, मतलब 52 वीक्स में 52 संडेज तो आ गए। यहाँ पे 52 संडेज तो आ गए ना।
अब क्या संभावना है कि ये पूरे 365 डेज में, मतलब ये जो एक्स्ट्रा दिन एक बच रहा है ये वाला, इसको भी संडे होना ही पड़ेगा, है ना। ये संडे होगा तब तो जाके 52 + 1 53 संडे बनाएगा, वरना तो 365 डेज में 52 संडे ही रह जाएंगे। तो इसको कंपल्शन है कि ये संडे बने, ये वाला दिन संडे बने। अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, हम आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी आती है। देखिए ये दिन 7 दिनों में से कोई एक बन सकता है, मतलब टोटल आउटकम तो 7 हो गया, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये संडे बने, तो वो तो संडे तो एक है ना, उसकी काउंटिंग तो एक आई ना, तो हम लिखेंगे 1। तो ये भी संडे बन जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/7। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1/7, ठीक है। क्योंकि अगर ये 1/7 होगा मतलब ये संडे बन गया। अब ये एक संडे यहाँ पे बन गया, 52 संडे यहाँ बन गए, टोटल कितने बन गए 53। तो इस 365 डेज में 53 संडेज आ जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब उसी की तरह मिलता जुलता ही सवाल है, द प्रोबेबिलिटी दैट लीप ईयर हैज 52 मंडेज। अब यहाँ पे नॉन लीप ईयर की जगह लीप ईयर लिख दिया। अब लीप ईयर में आपको पता है 366 डेज होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 52 मंडे बनाने हैं हमें। तो हम पहले ये तो देख लें कि 366 डेज में से कितने मंडे बनेंगे। तो हर एक सप्ताह में एक मंडे होता है, तो हम देख लेते हैं 366 डेज में से कितने वीक होते हैं। जितने वीक होंगे उतने ही मंडे बनेंगे। तो 366 को इस बार हम 7 से डिवाइड करेंगे। अभी हम लोग पीछे कर चुके हैं, ठीक है। 7 5 सॉरी 35 -1 और यहाँ पे 6 और 7 2 14 और यहाँ पे 2। यहाँ पे देखिए 2 एक्स्ट्रा दिन बच रहे हैं, ठीक है, इसीलिए देखिए यहाँ 2 बॉक्स बनाया मैंने। तो अगर ये पूरा 366 डेज को रिप्रेजेंट कर रहा है मान लीजिए, तो यहां से यहां तक ये तो 364 डेज ही होंगे। बताइए, एक ये एक्स्ट्रा दिन बचेगा और ये एक एक्स्ट्रा दिन बचेगा। अब ये अगर 364 डेज हैं तो इसमें वीक कितने बन रहे हैं इन 364 डेज में? 52 वीक्स। तो यहाँ पे 52 वीक्स बने, ठीक है, और 52 वीक्स मतलब 52 मंडे आ गए इसके अंदर, ठीक। आप चाह रहे हो कि यहां तक तो 52 मंडेज आ ही गए, आप चाह रहे हो कि ये 2 दिन जो एक्स्ट्रा बचे हैं ये यहाँ पे, ये अब मंडे नहीं होने चाहिए, क्योंकि अब भाई अगर मंडे हो गया तो 52 + 1 53 हो जाएगा, और ये भी मंडे हो गया। हालांकि पॉसिबल नहीं है कि 2 अगल बगल वाले दिन मंडे बन जाए, लेकिन मान लीजिए ये भी मंडे बन गया तो ये 52 से बढ़ जाएंगे मंडे। लेकिन आपको तो चाहिए एग्जैक्टली 52 मंडेज हो टोटल 366 डेज में, टोटल 366 डेज में, मतलब यहां से यहां तक में 52 मंडेज ही हों। दैट मीन्स आपको चाहिए कि ये भी मंडे ना हो और ये भी मंडे ना हो, ठीक है, ये 2 दिन मंडे ना हो। अब ये दोनों दिन मंडे कब नहीं होते हैं? ये जो 2 अगल बगल वाले दिन हैं ये कैसे हो सकते हैं? अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए चाहिए टोटल आउटकम्स नीचे डिनोमिनेटर में, ऊपर फेवरेबल आउटकम्स। तो अब देखिए 2 दिन के लिए टोटल आउटकम्स क्या बनेंगे? तो या तो ये संडे या मंडे बने, ठीक है, या तो ये मंडे या ट्यूसडे बने, ये जो अगल बगल वाले दिन हैं। तो एक के बाद एक, मतलब कॉन्सिक्यूटिव जो डेज हैं वो एक के बाद एक होंगे, या तो वो संडे मंडे होगा, या तो वो मंडे ट्यूसडे होगा, या तो वो ट्यूसडे वेंसडे होगा, ठीक है, या तो वो वेंसडे थर्सडे होगा, या तो वो थर्सडे फ्राइडे होगा, या तो वो फ्राइडे सैटरडे होगा, या तो वो सैटरडे संडे होगा। अब क्या यहाँ पे एंड हो जाएगा? नहीं, फिर वापस से यहाँ पे आ जाएगा ना। तो देखिए या तो संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेंसडे हो सकता है, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। तो ये टोटल इतने ही तो हो सकते हैं, इसके अलावा तो कोई आउटकम आ नहीं सकता। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा 7। बोलिए, अब इसमें हमें चाहिए कि दोनों ही मंडे ना बने, तो मतलब मंडे तो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। अगर ये 2 बन जाता है तो 52 से बढ़ा देगा मंडे को। हमें चाहिए एग्जैक्टली 52 मंडे, जितने अभी तक बन चुके हैं ऑलरेडी उतने ही रहने देते हैं। हमको एक्स्ट्रा मंडे यहाँ पे नहीं चाहिए, तो हमने ये दोनों नहीं लिए। तो हमको क्या कंसिडर करना पड़ेगा? इसको 1 2 3 4 5, तो यह आ जाएगा 5/7। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 5/7। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा।
दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.